जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। भाई कैसे आप लोग? आशा करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे और तैयारी भी दोस्तों आप लोगों की बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों आप लोगों के बहुत सारे दोस्तों को मैंने कल के दिन दोस्तों कमेंट देखे थे। मैंने हर एक भाई हर एक बहन का दोस्तों कल की क्लास का दोस्तों मैंने कमेंट देखा था कि आप लोग भाई कह रहे हो कि भाई आप लोग कह रहे हैं कि होम गार्ड की जो क्लास आप करा रहे हैं, RWA बुक की बुक का सॉल्यूशन करा रहे हैं, इसकी एक दिन में दो दो क्लासें लाओ। तो दोस्तों मेरे लिए एक दिन में दो दो क्लासें लाना बहुत बड़ी बात रहेगी। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को एक क्लास लगभग 1 घंटे की क्लास आपको कराऊंगा, क्योंकि लगभग दोस्तों हमारी जो क्लास हो रही थी लगभग आधे घंटे की हो रही थी। तो अब आधे घंटे की ना करा के दोस्तों लगभग आपको 1 से 1.5 घंटे तक की क्लास कराएंगे। इससे क्या रहेगा दोस्तों, हमारा सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट होगा। और आज मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आज हम ज्योग्राफी को कंप्लीट करा देंगे आप लोगों को। ज्योग्राफी का हमारा जितना भी थ्योरी का पोर्शन रहेगा वो आज हम दोस्तों इस वीडियो में पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बचेंगे, वो हम कल की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो आज हम दोस्तों पूरा थ्योरी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और बाकी में इस बुक को आप लोग विश्वास रखिए, ट्रस्ट करिए मुझ पर, मैं आपको ये बुक का सॉल्यूशन बहुत जल्दी कंप्लीट करके दे दूंगा, ठीक है। क्योंकि ये मान लो आपका ज्योग्राफी आज लास्ट है, ज्योग्राफी तो आपका कंप्लीट हो ही जाएगा, ठीक है। तो चलिएगा भाई, और आप लोग बस अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा भाई। जैसे आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं, जैसे आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट दे रहे हो, बस ऐसे ही कंटिन्यूसली बनाए रखें। और भाई ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट आप लोग बस करते रहिए और बस। और बाकी हम आप लोगों के लिए ऐसे ही दोस्तों क्लासें आप लोगों के लिए लाते रहेंगे, ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों, हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग क्लास में नहीं आए हैं एक बार क्लास को शेयर कर दो भाई। 12 बजे आपको दोपहर को क्लास होती है यूपी होम गार्ड के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं पर भी दोस्तों ऐसी क्लास देखने को नहीं मिलेगी जिसमें हम आपको अंकित भाटी सर की बुक का सॉल्यूशन इसलिए करा रहे हैं। वैसे कराने को तो दोस्तों मैं आपको और भी बुक करा दूं, क्योंकि ये बुक मुझे सफिशियंट लगी आपके एग्जाम के लिए। इसलिए दोस्तों मैंने इस बुक को आप लोगों के लिए लाया हूँ, क्योंकि इस बुक में आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सारे वन लाइनर है, विथ प्रैक्टिस है। तो ये इंपॉर्टेंट बुक आपके एग्जाम में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और बाकी आपके पास जो भी अदर बुक है उससे तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। बाकी इसको भी दोस्तों इसके आपको रिवीजन करना है, ठीक है। रिवीजन के लिए दोस्तों ये बेस्ट बुक रहेगी आप लोगों के लिए। और बाकी आप लोग मॉक टेस्ट वगैरह जरूर जरूर देते ही होंगे, और कितना क्या स्कोर आ रहा है मॉक टेस्ट में प्लीज़ कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। तो चलिएगा दोस्तों, हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिएगा दोस्तों, तो यहाँ तक दोस्तों हमने पिछली क्लास में दोस्तों जो है चर्चाएं आप लोगों से कर ली थी। तो आज हम दोस्तों क्या पढ़ेंगे, भारत का भौतिक भूगोल। कल यहीं से दोस्तों हमने अपनी क्लास को स्टॉप किया था और वहीं से अपनी क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम जानेंगे दोस्तों भारत के भौगोलिक भूगोल के बारे में। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का ओनली 2.4% है। भारत की अगर मैं बात करूँगी, यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ मैं केवल और केवल भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल की बात कर रहा हूँ। अगर मैं पूरे विश्व का देखूँ तो विश्व का तो केवल 2.4% है। लेकिन अगर इसके क्षेत्रफल की बात करोगे वर्ग किलोमीटर के हिसाब से तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो इस क्षेत्रफल का विश्व के कुल क्षेत्रफल का ओनली 2.4% है। इसलिए क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखें भारत का विश्व में कौन सा स्थान आता है, तो ये भारत का 7वां स्थान आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का दोस्तों 7वां सबसे बड़ा देश है। अगर मैं कहूँ विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है, तो वो है आपका रूस। कौन है दोस्तों? रूस जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। क्लियर है? भारत का कौन सा स्थान है? 7वां है। अगर आपसे कुल क्षेत्रफल पूछे विश्व के क्षेत्रफल का तो 2.4% आपको बताना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों इसको जरूर नोट करना अपनी कॉपी में। आगे चलते हैं भाई, कॉपी पेन साथ रख के बैठेंगे भाई सभी लोग। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से आपके कौन से बड़े देश हैं। मैं आपको बिल्कुल सीरियल से बताऊंगा। जैसे मैंने अभी आपसे बोला कि क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है, तो रूस दोस्तों हमारा पहले नंबर पे है रूस, सेकंड नंबर पे कनाडा है, तीसरे पे चाइना है, और चौथे पे आपका दोस्तों यूएसए है, पाँचवें पे आपका ब्राज़ील है, छठवें पे आपका ऑस्ट्रेलिया है, और सातवें पे दोस्तों आपका भारत है। सातवें पे कौन है दोस्तों? आपका भारत है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों? 7वां है। अगर मैं आपसे बोलूँ क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो आप रूस बताएंगे। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान पूछेगा तो आपको 7वां स्थान बताना है। चीन का पूछेगा तो तीसरा स्थान है, कनाडा का पूछेगा तो दूसरा है, अमेरिका का चौथा, ब्राज़ील का पाँचवा और ऑस्ट्रेलिया का 6वां है, ठीक है। लेकिन हमेशा दोस्तों ज़्यादातर एग्जाम में दोस्तों भारत का ही स्थान पूछा जाता है। अगर पूछेगा तो दोस्तों रूस का पूछ लेगा कि सबसे बड़ा देश कौन सा है।
भारत का उत्तर से अगर हम दक्षिण तक का अगर विस्तार देखें तो ये आपका 3214 किलोमीटर है। भारत का नॉर्थ टू साउथ का अगर विस्तार देखेंगे, अगर हम पूरब टू दोस्तों पश्चिम देखेंगे, ईस्ट टू वेस्ट, तो इसका विस्तार 2933 किलोमीटर है। गुजरात की जो तटीय सीमा है वो दोस्तों आपकी सबसे लंबी सीमा है। किस समुद्र की तट की सीमा जो है भारत की जो सबसे लंबी है, तो वो है दोस्तों आपकी गुजरात की सीमा। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों, भारत भौतिक संरचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को कितने भागों में बांटा गया है, तो आपको आंसर होगा सर 5 भागों में बांटा गया है। पहला हमारा है दोस्तों उत्तरी पर्वतीय मैदान, दूसरा है आपका दोस्तों विशाल मैदान जो हमारे सबसे बड़े बड़े मैदान हैं, तीसरा आपका प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है आपका मरुस्थलीय प्रदेश और पांचवा है आपका समुद्र तटीय मैदान जो आपके समुद्र के किनारे दोस्तों जो आपके मैदान हैं उनको हम समुद्र तटीय मैदान कहते हैं। नेक्स्ट आता है कि हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक सिद्धांत प्लेट विवर्तनिकी हैं। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को हम 4 प्रमुख समांतर पर्वतीय श्रेणी क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। जैसे हमारा दोस्तों पहला आता है ट्रांस हिमालयन क्षेत्र। जो हमारा दोस्तों ट्रांस हिमालयन क्षेत्र है इसके अंतर्गत आपका काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर आदि दोस्तों ये पर्वतीय श्रेणियां आती हैं। काराकोरम दोस्तों आपका एक दर्रा भी है और काराकोरम एक पर्वत श्रेणी का भी नाम है। तो इसके अंतर्गत आपके काराकोरम, लद्दाख, जास्कर ये पर्वत श्रेणियाँ आपके ट्रांस हिमालयन क्षेत्र में आती हैं। इसके बाद दोस्तों सेकंड पे आती है हमारी हिमाद्री या आप सर्वोच्च या दोस्तों वृहद हिमालय कह सकते हैं। इसे ही हम दोस्तों हिमाद्री या मुख्य हिमालय या बर्फीला हिमालय भी कहा गया है। विश्व की जो सर्वाधिक ऊंची चोटी का जो श्रेणी है वो इसी श्रेणी में पाई जाती है, हिमालय श्रेणी, जो कि माउंट एवरेस्ट इसकी सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा जो है आपकी ये 8598 मीटर है। नंदा देवी पर्वत और नंगा पर्वत और कॉमेट एवं नाम चाबरवा आदि दोस्तों इसके कुछ महत्वपूर्ण शिखर हैं हिमाद्री के अंतर्गत। इसके बाद आता है थर्ड नंबर पे हमारा हिमालय श्रेणी अर्थात लघु या दोस्तों मध्य हिमालय। इसका जो विस्तार है वो मुख्य हिमालय के दक्षिण में है। लघु हिमालय के अंतर्गत कई छोटी छोटी श्रेणियां हैं, जैसे कि दोस्तों आपका पीर पंजाल श्रेणी आती है, धौलाधर श्रेणी है, नागटेवा श्रेणी है और आपकी महाभारत श्रेणी है। लघु हिमालय, लघु का संबंध मतलब समझते हैं छोटे हिमालय की जो ढाल पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें हम कश्मीर के मर्ग तथा उत्तराखंड में बुग्याल या दोस्तों पयार उन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका शिवालिक अर्थात निम्न या बाह्य हिमालय। आपने शिवालिक श्रेणी या लघु हिमालय के बारे में पढ़ा होगा। शिवालिक श्रेणी जो है लघु हिमालय के दक्षिण में स्थित है। यह हिमालय का सबसे नवीनतम यानी नया भाग है। शिवालिक को हम लघु हिमालय के अलग करने वाली घाटियों को पश्चिम में इसे दून तथा पूरब में दोस्तों द्वार कहते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक पॉइंट नोट करके दिया है कि हिमालय का सर्वोच्च शिखर जो चोटी है वो आपका माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, सबको पता है। भारत का सर्वोच्च शिखर पूछेगा तो गॉडविन ऑस्टिन केटू बताना है। भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो कंचनजंगा। हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, कंजा है, और हिमालय का जो सर्वोच्च शिखर है वो आपका माउंट एवरेस्ट है। क्लियर। अब आता है दोस्तों हमारा अगला पॉइंट आता है पूर्वांचल की पहाड़ियों के बारे में। ये भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में फैली हुई हैं। पटकाई बुम, नागा पहाड़ी, ये तो पहाड़ियों के नाम है। पटकाई बुम पहाड़ी, नागा पहाड़ी, मिजो पहाड़ी, अबोर पहाड़ी है ना, मिरी पहाड़ी, मिसमी पहाड़ी, गारो, खासी और जयंतिया। ये दोस्तों गारो, खासी, जयंतिया ये आपकी मेघालय की हैं और ये गारो खासी पहाड़ियाँ हैं और यहाँ पर दोस्तों यही आपकी जनजाति भी निवास करती है। जैसे गारो पहाड़ी में गारो जनजाति निवास करती है, खासी में खासी, जयंतिया में जयंतिया। जैसे आपकी मिजो पहाड़ी आपकी मिजोरम में है, ठीक है ना। तो गारो है, खासी, जयंतिया ये सारी पहाड़ियाँ आपकी मेघालय में हैं। पहाड़ियों से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य आते हैं, जैसे आपकी अरावली की पहाड़ियाँ। अरावली की पहाड़ी बहुत पूछा जाती है कि आपके किस राज्य में स्थित है, तो ये राजस्थान राज्य में है। अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ पर, अभी राजस्थान में है। इस पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है जो माउंट आबू, इसको हम क्या बोलते हैं, तो माउंट आबू स्थित तो आपको उसको गुरु शिखर कहते हैं। सतपुड़ा की जो पहाड़ियाँ ये आपके कहाँ पर है दोस्तों, मध्य प्रदेश में। इसको भी नोट कर लेना अपनी कॉपी में, ये आपके सारे बेसिक पॉइंट हैं और आपको ये दोस्तों एग्जाम में हेल्पफुल रहेंगी। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है, तो आपको सिंपल सा आंसर होगा सर मध्य प्रदेश में है। अब मैं आपको पहाड़ियों से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट बता दिया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है जो अक्सर एग्जाम में यहीं से आते हैं। अब पठारों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य सुनेंगे। जैसे आपका मालवा का पठार है, पश्चिमी मध्य प्रदेश तथा दक्षिण पूर्व राजस्थान राज्य में है। विंध्याचल का पठार, झारखंड का पठार उत्तर प्रदेश दक्षिण पूर्व राजस्थान राज्य में है। मैकाल का पठार दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ राज्य में। ये अगर आप सिंपल क्वेश्चन अगर एग्जामिनर करना चाहे कि बताइएगा मैकाल का पठार किस राज्य में स्थित है, तो आपका सिंपल से जवाब होगा सर छत्तीसगढ़ राज्य में। क्लियर। चलिएगा
इस क्लास को एक दो बार देख लेना भाई, और भी अच्छे से। ये नहीं कि एक ही बार देख ला तो बस हो गया, नहीं, एक दो बार देख लेना जी एग्जाम से पहले पहले। आज देखा, 2-3 दिन बाद फिर इस क्लास को देखना दोगुनी स्पीड में, है ना। तो इससे आपका रिवीजन बेहतर बना रहेगा। मैकाल पहाड़ी का जो सर्वोच्च शिखर है वो दोस्तों आपका अमरकंटक है, जो सर्वोच्च शिखर है। छोटा नागपुर का पठार, ये भारत का दोस्तों रूर भी कहा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है कि भारत का रूर किसे कहा जाता है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लो। भारत का रूर किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा सर छोटा नागपुर का पठार। दक्कन का पठार कहाँ पर स्थित है, तो ये दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित है, स्टार लगा लो। दक्कन का पठार महाराष्ट्र में है। धारवाड़ का पठार कहाँ, ये दोस्तों आपका कर्नाटक में है। धारवाड़ का पठार दोस्तों आपका कहाँ पर है, कर्नाटक राज्य में है। दक्कन का पठार पूछेगा तो आपको महाराष्ट्र राज्य में बताना है। आगे चलते हैं दोस्तों अपने अगले पॉइंट पर। अगला आता है भू आकृतिक आधार पर भारत के तटीय मैदानों को 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें से दोस्तों हमारा जो पहला पॉइंट आता है वो आता है गुजरात या काठिया। देखो काठियावाड़ हमारा गुजरात में पड़ता है, तो गुजरात या दोस्तों काठियावाड़ तटीय मैदान। सेकंड पे आता है दोस्तों हमारा पश्चिमी तटीय मैदान। तीसरे पे आता है हमारा पूर्वी तटीय मैदान। तीनों याद हो गए, काठियावाड़ तटीय मैदान या गुजराती बोल सकते हो, पश्चिमी और दोस्तों पूर्वी तटीय मैदान। पॉइंट आता है कि गुजरात तटीय मैदान गुजरात एवं दोस्तों दादर नागर हवेली और दोस्तों दमन और दीव के तटीय भागों में विस्तृत है। इसके दक्षिण में अरब सागर एवं पश्चिम में आपका काठियावाड़ प्रायद्वीप है। और पश्चिमी घाट पर्वत हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। पश्चिमी घाट पर्वत का फैलाव ताप्ती नदी घाटी से नीलगिरी पहाड़ी तक है। पश्चिमी घाट को हम दोस्तों सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको एक दिन कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला था। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार ये मैंने आपको बता दूं, जितने भी मैंने प्रैक्टिस सेट किए हैं, जितने भी मैंने प्रैक्टिस सेट का एनालिसिस किया है, दिए हैं, उनमें दोस्तों ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। भूगोल का फेवरेट क्वेश्चन है ये कि पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है। तो आपका सिंपल आंसर है सह्याद्री। इसको जरूर नोट करना कॉपी में। नेक्स्ट आता है नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर क्या है दोस्तों, डोडा बेट्टा है। क्या है दोस्तों, इसको स्टार बना के नोट कर लेना। इसका क्या नाम है, डोडा बेट्टा। 2623 मीटर है। डोडा बेट्टा जो है आपके दक्षिण भारत का दोस्तों दूसरा सर्वोच्च शिखर है। दूसरा सर्वोच्च शिखर। इसके बाद आता है दोस्तों आपका दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर, जिसको बोलते हैं अन्नाई बुडी। दक्षिण भारत का है दोस्तों ये सर्वोच्च शिखर अन्नाई बुडी, 2695 मीटर है। अन्नामलाई पर्वत के दक्षिण में दोस्तों कार्डेमम। कार्डेमम को इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं, इलायची। कार्डेमम मीन्स क्या होता है, इलायची। इलायची की पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर दोस्तों, इलायची सबसे ज़्यादा होती है। तो पश्चिमी घाट पर्वत में दोस्तों आपके 4 प्रमुख दर्रे का भी दोस्तों विकास हुआ है, जिसमें से पहला आता हमारा दोस्तों थालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा, पालघाट दर्रा और आपका सैनकोटा दर्रा। ये दोस्तों आपके चारों इंपॉर्टेंट है। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपका पालघाट दर्रा। ये आपको 110% क्लियर होना ही चाहिए। अगला पॉइंट है कि पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला का विस्तार उड़ीसा से दोस्तों तमिलनाडु तक है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह में मुंबई बंदरगाह, कांडला तो गुजरात में है, मुर्मुगांव, जवाहरलाल नेहरू, न्यू मंगलौर एवं कोच्चि है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह कोलकाता, पारादीप, विशाखापट्टनम और एन्नौर, चेन्नई आदि हैं। अगर हम दोस्तों इसके मुख्य तथ्य की बात करें तो भारत के पड़ोसी देशों के साथ अगर घटते क्रम में अगर हम लंबाई की बात करें तो आपका बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान है। भारत के जल एवं स्थल सीमा से संबंधित देश जैसे हमारा बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान है, जहाँ से दोस्तों जल और स्थल सीमा लगी हुई है। कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा मुख्यतः भारत के लगभग 8 राज्यों से होकर दोस्तों ये गुजरती है। जैसे आपके 8 राज्य हमारे दोस्तों राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, गुजरात है, त्रिपुरा है और दोस्तों मिजोरम से दोस्तों ये होकर गुजरती है। अगर मैं बात करूं भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो वो है आपका बिंदु इंदिरा पॉइंट। इसको नोट कर लेना अपनी भाई, कॉपी में इंपॉर्टेंट है भाई। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है, तो आपका सिंपल सा आंसर आएगा सर इंदिरा पॉइंट है। और ये दोस्तों ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है, ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। चलिए अगला है दोस्तों भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश में है। भारत व चाइना की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। सबको पता है भारत चीन की मैकमोहन, भारत पाकिस्तान की रेड क्लिफ है। तो भारत पाकिस्तान की कौन है, तो रेड क्लिफ है। दक्षिण में श्रीलंका भारत से पाकिस जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। अगर मैं बात करूं भारत में कुल राज्य कितने हैं, तो आपका उत्तर कुल 28 राज्य और आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या लगभग 1 अरब 21 करोड़ थी और भारत का लिंगानुपात वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 943 है और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व 382 है। क्लियर, चलिएगा आगे चलते हैं। भारत की राजधानी सबको पता भैया नई दिल्ली। भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली है। भारत का राष्ट्रीय नदी गंगा है। भारत की राष्ट्रीय नदी क्या है, गंगा है। भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है, गंगा डॉल्फिन।
क्या बोलते हैं इसको, गंगा डॉल्फिन। ये तो आपके सारे इंपॉर्टेंट है, क्लियर है ना। चलिएगा नेक्स्ट। अब इसके बाद दोस्तों हमारा आता है जलवायु तथा मौसम। अगर मैं आपसे बोलूँ कि भारत में ऋतुएं कितने प्रकार की होती है, भाई सबको पता है कि इस तरह भारत में तो 4 प्रकार की ऋतुएं होती हैं। शीत ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु होती है, वर्षा ऋतु और दोस्तों शरद ऋतु होती है। बात समझ में आ गई। आपको कौन सी होती है, शरद ऋतु। ये दोस्तों आपकी 4 ऋतुएं होती हैं। और ये जो 4 ऋतुएं आपकी कब से कब तक चलती हैं, जैसे कि अभी मैं अभी आपसे बोलूँ प्रेजेंट में कि अभी कौन सी ऋतु चल रही है, तो आपको सर अभी तो शीत ऋतु चल रही है भाई, शीत लहर चलती है भाई, है ना। जो शीत लहर वाला भी गाना भी लॉन्च सुना होगा आप लोगों ने, तो भाई जो शीत लहर है ना, शीत लहर चलती है, ठंडी हवाएं। तो आपकी दोस्तों जो बात करें, जो आपकी शीत ऋतु है जो स्टार्ट हो जाती है वो 15 दिसंबर से आपकी 15 मार्च तक रहती है। ग्रीष्म ऋतु आपका 16 मार्च से 15 जून तक, वर्षा ऋतु 16 जून से 15 सितंबर तक, और शरद ऋतु आपके 16 सितंबर से 14 दिसंबर तक। तो ये इनका दोस्तों एक शेड्यूल रहता है, ठीक है। बाकी आपको 4 ऋतु आपको पता ही है, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और दोस्तों शरद ऋतु। चलिएगा नेक्स्ट चलते हैं। जाड़े के दिनों में दोस्तों तमिलनाडु के तटों पर कोरोमंडल तट वर्षा लौटते हुए मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। नेक्स्ट, उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ या जेल स्ट्रीम के कारण होती है। उत्तर पश्चिम भारत में शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म व शुष्क हवाओं को हम लू या लपट बोलते हैं ना, लू कहते हैं। भारत का दोस्तों लगभग 80% वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण होती है। अगला पॉइंट आता है दोस्तों तुम्हारी भारत की प्रमुख नदियों के बारे में। भारत की प्रमुख नदियों को पढ़ने से पहले हमारे ऊपर के पॉइंट हैं, इनको कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों ये पूरा इसी में दिया गया, ठीक है। इसके बारे इसको पढ़ेंगे टाइम जोन के बारे में। ये रहा दोस्तों हमारा टाइम जोन। यह किसी देश के मध्य से गुजरने वाली याम्योत्तर का माध्य होता है, जो स्थानीय समय की असुविधा के कारण संपूर्ण देश के लिए दोस्तों ये लागू माना जाता है। भारतीय मानक समय जो है आपका 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया जाता है, और यह देशांतर रेखा इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज के निकट नैनी नामक स्थान से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य में दोस्तों 5.5 घंटे आगे है, और भारत के वृहद अक्षांशीय विस्तार के कारण गुजरात अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय से लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। अतः प्रशासनिक एवं अन्य कार्यों में कठिनाई से बचने हेतु 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व याम्योत्तर देशांतर को भारत का मानक याम्योत्तर चुना गया है। भारतीय मानक समय की याम्योत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है, और सूर्य पूर्व में दोस्तों उदित होता है, वह पृथ्वी पश्चिम से पूर्व धुरी पर घूम रही है। अतः 0 अंश प्रधान याम्योत्तर से पूर्व की ओर जाने पर ग्रीनविच टाइम से आगे, और पश्चिम की ओर जाने पर दोस्तों जो समय है वो ग्रीनविच टाइम से पीछे रहता है, ठीक है। अब ये रही आपकी दोस्तों भारत की दोस्तों प्रमुख नदियों के बारे में। यहाँ पे हम जानेंगे दोस्तों भारत की प्रमुख नदी का नाम क्या है, और वो कहाँ से निकलती है, और दोस्तों इनकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आपको थोड़ी सी अपनी मोबाइल की वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लेना है, क्योंकि इसमें एक चार्ट दिया गया है ना, तो इसको ज़्यादा जूम करेंगे तो ये पूरा दिखेगा नहीं एक बार में। तो थोड़ी देर के लिए आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लो भाई, ठीक है। थोड़ी देर के लिए, जैसे ही पॉइंट कंप्लीट होता है फिर आपको थोड़ा सा कम कर लेना इसका रिजोल्यूशन, ठीक है। जैसे में हमारा दोस्तों पहली नदी आती है दोस्तों गंगा नदी। अगर मैं आपसे बोलूँ गंगा नदी का उद्गम स्थान क्या है, क्वेश्चन पूछा जाता है गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो आपको सर गंगोत्री हिमनद से निकलती है। तो उद्गम मतलब जहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है दोस्तों गंगोत्री हिमनद से निकलती है। अगर हम दोस्तों गंगा की प्रमुख सहायक नदियों की बात करें, तो यह दाएं किनारे से मिलने वाली प्रमुख नदियाँ यमुना और सोन है। बाएं किनारे से मिलने वाली प्रमुख नदियाँ आपकी गोमती है, गंडक है, घाघरा है, रामगंगा दोस्तों, कोसी नदी, ये दोस्तों गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। इसके बाद आती है दोस्तों यमुना। यमुना कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। जैसे गंगा गंगोत्री हिमनद से है, तो ऐसे यमुना भी दोस्तों यमुनोत्री हिमनद से है। और आपके दोस्तों सहायक नदियाँ हैं, चंबल है, बेतवा है, केन है, टोंस है, हिंडन है, और दोस्तों सेंगर आदि। इसके बाद आती है आपकी चंबल नदी। तो चंबल नदी का उद्गम स्थान है दोस्तों जाना पाव पहाड़ी के निकट, और इसकी सहायक नदियाँ हैं बनास है, काली सिंध है, पार्वती है, सिप्रा है, और मेज है। नेक्स्ट हमारा आता है दामोदर। दामोदर नदी जो है आपकी छोटा नागपुर का पठार झारखंड के पलामू जिले से है, जिसकी सहायक नदियां हैं आपकी कोनार, बोकारो, जमनिया और बराकर। कोसी नदी के दोस्तों प्रमुख जो उद्गम स्थान है वो है आपका तिब्बत के गुसाई थान चोटी से निकलती है, और सुती कोसी, दूध कोसी, तलकू, अरुण भोटिया, तावा कोसी, तामूर, सप्त कोसी से मिलकर बनी है। सिंधु जो है आपकी सिंधु नदी, ये आपके दोस्तों तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट सिंगी ख्वान खवान हिमनद, और ये आपके झेलम, ब्यास, चेनबा, चिनाब, रावी, सतलज, पंचनद है ना, जस्कर है, श्योक है, गिलगित आदि दोस्तों ये नदियाँ की इसकी प्रमुख सहायक नदी हैं।
चिनाव नदी जो है आपकी दोस्तों ये चंद्र एवं भागा नामक दो नदियों से मिलकर बनी है, उसको चंद्रभागा नदी भी कहते हैं। चिनाव नदी को हम दोस्तों चंद्रभागा नदी के नाम से भी जानते हैं, ये भी याद रखना। और इसका दोस्तों जो आपकी सहायक नदी है वो है आपकी रावी, झेलम, तवी। सतलुज नदी जो आपकी मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल तिब्बत से ब्यास, स्पीति, बसपा, कांसपा, रोपा। ब्यास नदी जो है आपकी ब्यासकुंड हिमाचल प्रदेश में है। और ये आपके बाणगंगा, पार्वती दोस्तों इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। झेलम नदी के दोस्तों जो है आपका ये शेषनाग झील से इसका उद्गम स्थान हुआ है। झेलम नदी का उद्गम स्थान क्या है? शेषनाग झील से। और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो आपकी किशनगंगा जो पाकिस्तान के नीलम नदी के नाम से जानी जाती है। रावी की नदी जो आपकी कुल्लू पहाड़ियों से रोहतांग दर्रे के पश्चिम से बदला, बैरा और सियोल। तीस्ता जो है आपके पाउनहारी, हिमनद, सिक्किम, रांगपो, रानी, खोला, चाकुंग, छू, ये दोस्तों इसकी प्रमुख सहायक नदियों के नाम हैं। घाघरा नदी की आपका जो है मानसरोवर झील के निकट मापचा, चुंग, हिमनद से है। और आपके दोस्तों सहायक नदी हैं शारदा है, राप्ती है, छोटी गंडक है। सोन नदी जो है आपके दोस्तों अमरकंटक पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थान है। और ये रिहंद, उत्तरी कोयल, गोपद। गोमती नदी का उद्गम स्थान है फुल्लर झील जो कि आपके उत्तर प्रदेश में है। और इसके साथ साथ दोस्तों सई और सराहन, छूहा। नर्मदा जो है दोस्तों आपकी जो है अमरकंटक पहाड़ी है नर्मदा की। और ये आपका दोस्तों तवा, हिरण, गंजाल और बंजर इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट। अब दोस्तों इसके बाद और अगला पॉइंट आता है दोस्तों ताप्ती नदी। अगली नदी का नाम है ताप्ती नदी। ये आपके बैतूल जिला मध्य प्रदेश से दोस्तों ये निकलती है। और इसका जो सहायक नदी है वो आपकी पूर्णा है, आनेर और दोस्तों गिरना नदी। गोदावरी जो आपके दोस्तों त्र्यंबकेश्वर महादेव महाराष्ट्र से संबंधित है, वहाँ से निकलती है गोदावरी नदी। और ये इंद्रावती है, पूर्णा है, मंजरा, वैनगंगा, पेनगंगा, वर्धा आदि। कावेरी नदी की दोस्तों जो आपकी जो है वो ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक है। और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो आपकी कावनी है, हेमवती, अर्कावती, भवानी और अमरावती। कृष्णा नदी की दोस्तों प्रमुख आपके जो है महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट से इसका दोस्तों उद्गम स्थान है, महाबलेश्वर के निकट पश्चिम घाट से। और इसकी जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं वो आपकी भीमा है, कोयना है, घाट प्रवाह है, माला प्रवाह है, मूसी है, पंचगंगा। ये दोस्तों इसकी प्रमुख इसकी जो आपकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं दोस्तों उनके नाम दिए गए हैं। ठीक है। चलिए अगला आपका ब्रह्मपुत्र है। तो ये आपकी ब्रह्मपुत्र मानसरोवर झील के निकट चोमयाउंगडुंग हिमनद से निकलती है। और लोहित, दिबांग, धनश्री, सुबनश्री, मानस। महानदी जो आपके सियावा क्षेत्र छत्तीसगढ़ से है। मांड एवं तेल जोंक। लूनी नदी अरावली पर्वत की श्रेणी की नागा पहाड़ियों से संबंधित है। खारी, जोजाड़ी, जवाई, ये दोस्तों इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। साबरमती जो आपका अरावली पहाड़ी राजस्थान में है। हस्तमती, भद्रक, माजम, मांडवी जो है आपके जम्बोद घाट कर्नाटक। और ये आपकी जुआरी दोस्तों इसकी प्रमुख सहायक नदी है। क्लियर। चलिएगा, उम्मीद करते हैं यहाँ तक भी क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। अब इसके बाद दोस्तों हमारी आती है भारत की प्रमुख नदियों के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, इनके बारे में दोस्तों यहाँ से पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। चलिएगा, एक बार ना क्लास को शेयर कर दो सभी लोग। अब जो दोस्तों हमारे यहाँ से पॉइंट स्टार्ट होंगे ना, ये आपके लिए दोस्तों रामबाण सिद्ध होंगे। तो अब आपको बिल्कुल कंसंट्रेट होकर चीज़ों को सुनना है और कॉपी पेन साथ रखने दोस्तों इनके नोट्स भी बनाते रहना है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं क्या, हमारा एक छोटा सा टॉपिक है कि भारत की प्रमुख नदियों के महत्वपूर्ण तथ्य। जैसे आपसे पूछेगा कि गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो आपका सिंपल सा आंसर होगा, भाई रट लो इसको कैसे भी करके, 25 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर ये दोस्तों गंगा नदी की कुल लंबाई है। सिंपल है ना। गंगा नदी कहाँ पर है? यूपी में, ये भी पता है। गंगा नदी की दोस्तों सबसे अधिक जो लंबाई है ये आपके उत्तर प्रदेश में है। भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र जो है ये आपका दोस्तों किसका है? गंगा नदी का है। जो भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है वो गंगा नदी का है। भारत में आपके गंगा के बाएं तट से मिलने वाली अंतिम नदी जो है वो आपकी है महानंदा। सन 2017 में उत्तराखंड में उच्च न्यायालय ने गंगा तथा यमुना नदी का जीवित मानव का दर्जा दिया। और इसी के क्रम में सन 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर गुजरती है। और गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में प्रवेश करती है तथा बलिया जिले से बाहर हो जाती है। गंगा नदी आपके बांग्लादेश में दोस्तों इसको हम पद्मा के नाम से जानते हैं। और बांग्लादेश में ही गंगा एवं ब्रह्मपुत्र को दोस्तों अन्य संयुक्त धारा मेघना के नाम से जानते हैं। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर संसार के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं और जिसे हम दोस्तों सुंदरवन कहते हैं। इस डेल्टा में आपकी सुंदरी के वृक्षों की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन कहते हैं। और यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और गोमती नदी गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान में है।
और कोसी नदी को हम दोस्तों बिहार का शोक भी कहते हैं। इस लाइन को भी दोस्तों आप लोग एग्जाम में आए तो इसको याद रखना, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी। ठीक है, तो ये भी आपके लिए दोस्तों समझ में आ चुका होगा यहाँ तक, कोसी नदी जो को हम बिहार के शोक के नाम से इसको जानते हैं। अगला आता है दोस्तों हमारा पंचप्रयाग। पंचप्रयाग, यहाँ पे दोस्तों एक तरफ आपको प्रयाग लिखे नज़र आ रहा होगा और दूसरी तरफ आपको इसका संगम नज़र आ रहा होगा। जैसे कि हमारा पहला प्रयाग है आपका देवप्रयाग, जो कि आपका टेहरी बांध पर स्थित है, तो इसका भागीरथी एवं दोस्तों अलकनंदा है। रुद्रप्रयाग ही है, संगम इसका अलकनंदा और मंदाकिनी है। विष्णुप्रयाग आपके चमोली में स्थित है और इसका जो संगम है वो आपका धौली गंगा और विषय गंगा है। नंद प्रयाग जो है आपका दोस्तों चमोली में है और इसका संगम अलकनंदा और मंदाकिनी है। ठीक है, कर्णप्रयाग है आपका चमोली में है, ये भी अलकनंदा एवं दोस्तों पिंडार हो जाएगा। ठीक है, अलकनंदा एवं पिंडार। अब इसके बाद दोस्तों आता है सिंधु जल संधि, जो कि 19 सितंबर से आपका 1960 तक, 19 सितंबर 1960 से आपका सिंधु जल समझौता स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंधु जल संधि जो समझौता ये आपका कब से स्टार्ट हुआ है? सॉरी, स्टार्ट हो जाएगा नहीं, कब से मतलब स्टार्ट हुआ है? 1960 से स्टार्ट हुआ है भाई। ठीक है, 1960, ये इंपॉर्टेंट लगा लो भाई इसको, ये हो सकता है एग्जाम में आ जाए भाई कि सिंधु जल समझौता कब हुआ, सिंधु जल संधि कब हुई? 19 सितंबर 1960 को। क्लियर है ना? चलिएगा आगे चढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पर। चलिएगा भाई, अगला पॉइंट आता है कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच जो आपका सिंधु जल समझौता हुआ था ये कब हुआ था? तो आपका सिंपल सा आंसर आएगा सर 1960 में। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूँ। इस समझौते के अनुसार भारत व सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों का दोस्तों केवल 20% जल आप प्रयोग कर सकते हैं। चिनाब नदी और सिंधु नदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है ये वाली आपकी, और ब्यास नदी आपके हरिके नामक स्थान पर सतलुज नदी से मिलती है और यहाँ पर हरिके बैराज का निर्माण भी किया गया है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई लगभग आपकी 2900 किलोमीटर है और ब्रह्मपुत्र नदी को हम दोस्तों तिब्बत में शांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों दिहांग और असम में दोस्तों ब्रह्मपुत्र एवं बांग्लादेश से जमुना के नाम से जाना जाता है। माजुली जो द्वीप है ये आपका विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो कि आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। क्लियर? चलिए अगला आता है दोस्तों हमारे अरब सागर की प्रमुख नदियों के। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो आपका सिंधु समझौता हुआ था ये कब हुआ था? 1960। इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना भाई, एग्जाम में आ सकता है आपके। इस समझौते के अनुसार क्या था कि भारत जो सिंधु की जो सहायक नदियां हैं इसमें हम केवल 20% जल इसका प्रयोग कर सकते हैं। चिनाब नदी जो है दोस्तों ये आपके सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि चिनाब नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी क्या है? तो आपका आंसर होगा सर सिंधु नदी है। ठीक है, ये हो गया। व्यास नदी हरिके नामक स्थान पर सतलुज नदी में मिलती है और यहाँ पर दोस्तों आपका हरिके बैराज का निर्माण हुआ है। अगला आता है ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई के बारे में कि ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई लगभग कितनी है? तो आपका आंसर होगा सर 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी को हम तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपो कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों इसको दिहांग कहते हैं। असम में इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं। बांग्लादेश को दोस्तों ये जमुना के नाम से जाना जाता है। माजुली जो द्वीप है ये आपका विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। अगला आपका अरब सागर की प्रमुख नदियाँ, जैसे अरब सागर में हमारी आती है तो नर्मदा है, ताप्ती है, साबरमती है, पेरियार है, माही है, जुआरी है, मंडवी है आदि। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो आपका आंसर होगा सर गोदावरी है। गोदावरी को हम दोस्तों दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कावेरी नदी को भी हम दोस्तों दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का उत्तर से दक्षिण और क्रम महानदी गोदावरी, कृष्णा और पेन्नार कावेरी एवं बैगी नदियाँ हैं। प्रायद्वीपीय नदी के दोस्तों लंबाई के अनुसार बढ़ता क्रम है आपका ताप्ती है, कावेरी है, महानदी है, नर्मदा, कृष्णा या गोदावरी। गोदावरी नदी को हम दोस्तों वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत की प्रमुख झीलें की बात करें से खुरपा ताल झील, ये आपके दोस्तों जितनी भी ताल वाली झीलें हैं यहाँ से मैं यहाँ तक मैं इसमें आपको ब्रैकेट पे क्लोज करूँगा, आपको ट्रिक बता रहा हूँ कभी नहीं भूलोगे। यहाँ पर देखो आपस में देखेंगे दोस्तों सभी के दोस्तों लास्ट में देखो ताल 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 और ताल, सभी में ताल है ना। अगर आपसे सपोज मान लो अगर यही झीलों में से कोई भी झील आती है तो इन्हीं में से पूछ लेगा। और ताल वाली जो झील है आपके दोस्तों किस राज्य में? आपके उत्तराखंड में है। कहाँ पर है भाई? ये आपके दोस्तों उत्तराखंड में। ठीक है, जैसे खुरपा ताल झील कहाँ स्थित है? तो आंसर आएगा सर उत्तराखंड में। देवताल झील कहाँ है? उत्तराखंड में। माला ताल कहाँ है? नैनीताल कहाँ और राकेश ताल कहाँ है? ठीक है, चलिएगा अगला आता है आपका दोस्तों शेषनाग। शेषनाग जो आपका दोस्तों जम्मू कश्मीर में, और बैरीनाग दोस्तों ये भी आपका जम्मू कश्मीर। क्लियर? चलिएगा आगे चलते अपने अगले पॉइंट की ओर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। तो जितने भी दोस्तों ताल वाली झीलें ये सारे आपकी कहाँ पर होंगी? उत्तराखंड में होंगी। ठीक है, सारी दोस्तों आपकी कहाँ पर है? सारी की सारी दोस्तों ये झीलें आपकी उत्तराखंड में अवस्थित है। बस ताल याद रखना, ताल आपको। ठीक है,
चलिए अगला आता है हमारा दोस्तों शेषनाग झील। अब देखो जितने भी लास्ट में हमारे नाग होंगे, नाग नाग वाले वर्ड है सारे आपके जम्मू कश्मीर से संबंधित है, ठीक है ना। कि शेषनाग झील कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। बैरीनाग झील कहाँ है, ये भी आपके जम्मू कश्मीर। और ये सारे इंपॉर्टेंट हैं भाई, इनको नोट करना कॉपी में अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके। आगे देखो अनंतनाग झील, देखो नाग आ गया ना इसमें नाम, अनंतनाग। तो नाग झील आपके कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। मानसबल झील कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर है। डल झील कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर। बुलर झील कहाँ पर है, ये भी जम्मू कश्मीर में। जयसमंद झील कहाँ है, ये आपके दोस्तों राजस्थान में है। फतेह सागर झील कहाँ पर है, ये भी राजस्थान में है। पिछौला झील ये भी राजस्थान में है। सामर झील और आपका लुड़करसर झील, कोलेरू झील, रेणुका झील, ये सारे आपके देखो लिखे हुए हैं। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, रेणुका हिमाचल प्रदेश है, पेरियार केरल में है, बेमनोड झील केरल में है, चिल्का झील आपका उड़ीसा में ही है, लोनार आपका महाराष्ट्र है, सूरजकुंड हरियाणा है, बड़खल आपका हरियाणा है, और लोकटक झील ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको लगा लेना, ये आपका मणिपुर है। क्लियर है ना। चलिएगा, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कि आपको बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है कि भारत की जो सबसे बड़ी जो लैगून झील है वो कौन सी, आपकी चिल्का झील है, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील वो आपकी गोविंद बल्लभ पंत सागर है, जो कि आपके रिहंद नदी पर बना, उसको इंपॉर्टेंट लगा लो भाई। ये रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर ये बनाई गई है। भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है वो आपकी दोस्तों बुलर झील है, जो कि आपके जम्मू कश्मीर में है। लोकटक झील आपका मणिपुर है, जो जैव विविधता के कारण मणिपुर की दोस्तों जीवन रेखा कहलाती है। बेमनोड झील आपके दोस्तों केरल में है, ये भारत की सबसे लंबी झील है और इसकी लंबाई 96.5 किलोमीटर है। और लोनार झील जो है आपके दोस्तों महाराष्ट्र का एक दोस्तों क्या है, क्रेटर झील है। ये महाराष्ट्र का एक क्रेटर झील है, ठीक है। चलिएगा, बहुत बढ़िया। अब दोस्तों अगला पॉइंट आता है दोस्तों हमारी भारत की प्रमुख पहाड़ियों के बारे में, कि भारत की दोस्तों कौन कौन सी हमारी प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। हालांकि दोस्तों आपको पहले भी दोस्तों पहाड़ियों के बारे में बताया हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ। जैसे कि आपकी दोस्तों गारो, खासी, जयंतिया, ये दोस्तों पहाड़ियाँ हैं और जनजातियाँ भी हैं। तो ये पहाड़ी दोस्तों आपके मेघालय में पाई जाती है। नागा पहाड़ी आपकी नागालैंड में, देखो नाम से ही आ रहा है नागा और इसमें भी आ रहा है नागा। मध्य प्रदेश में आपका सतपुड़ा है, महादेव है, ये तो पता ही है सबको। मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में पहाड़ी कौन सी, मैकाल पहाड़ी है। झारखंड में कौन है, राजमहल है। महाराष्ट्र में कौन है दोस्तों, सतमाला है, महाबलेश्वर है। उड़ीसा में कौन सी है, महेंद्रगिरी है। तमिलनाडु में आपका नीलगिरी और आपका अन्नामलाई है। क्लियर, यहाँ तक की बात समझ में आ गई भारत की प्रमुख पहाड़ियाँ। आगे चलते हैं केरल, केरल तमिलनाडु ये आपका इलायची के लिए। अरुणाचल प्रदेश जो आपका है डाफला, मिसमी और अबोर के लिए। अगला आता है और भारत के प्रमुख मरुस्थल। भारत में कुछ प्रमुख मरुस्थल ऐसे हैं जिनमें से दोस्तों महत्वपूर्ण थार मरुस्थल हैं, जो उत्तर पश्चिमी भारत में फैला हुआ है, और इसके अलावा लद्दाख और कच्छ जैसे मरुस्थल भी यहाँ पर स्थित हैं। थार का मरुस्थल यह भारत का सबसे बड़ा गर्म उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है और इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जाना जाता है, और ये राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में फैला हुआ है। कच्छ मरुस्थल है, यह गुजरात राज्य में स्थित है। कच्छ वाला, कच्छ जिला भी आपका गुजरात में है, और अपने प्राकृतिक दृश्यों और वन्यजीवों के लिए जाना जाता है। यहाँ एक प्रमुख पशु जंगली गधा है। यहाँ का प्रमुख पशु जो है वो कैसा है, जंगली गधा है। लद्दाख मरुस्थल यह जम्मू और कश्मीर में स्थित है, और यह एक ऊंचाई वाला शीत मरुस्थल है। इसके बाद आते हैं हमारे वन। भारत में दोस्तों मुख्य रूप से आपके 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। पहला आपका उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन, दूसरा आपका उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, और तीसरा आपका उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, और आपके बाकी चौथा पर्वतीय वन, और दोस्तों आपका ज्वारी वन हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिएगा, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि भारत में मुख्य रूप से 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं, ठीक है। उष्णकटिबंधीय, सदाहरित, उष्णकटिबंधीय, आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती, और हमारे जो पर्वतीय वन हैं जो आपके पर्वतों पर हैं, और आपकी ज्वारी वन। अब इनमें हम जानेंगे दोस्तों कि उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन कौन से होते हैं, आर्द्र पर्णपाती कौन से होते हैं, शुष्क पर्णपाती और पर्वतीय तथा ज्वारी वन कौन कौन से होते हैं, ठीक है, इनके बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों एक पहला पॉइंट यहाँ पे इन्होंने दिया है कि जिन क्षेत्रों में तापमान अधिक पाया जाता है, जहाँ का टेम्परेचर हाई होता है, और वार्षिक वर्षा मतलब साल में जो वर्षा है दोस्तों वहाँ पर लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, तो उन क्षेत्रों को हम उष्णकटिबंधीय सदारहित वन पाए जाते हैं। देखो सदाबहार आपने पौधा देखा होगा, आप लोगों के नॉर्मली घरों में भी होता होगा, हरे, और उसमें दोस्तों सफ़ेद भी सदाबहार होते हैं वृक्ष, और आपके लाल भी होते हैं ना, छोटे छोटे पौधे होते हैं, तो वो आपके दोस्तों हमेशा एक जैसे हरे भरे बने रहते हैं। ठीक वैसे ही दोस्तों आपके उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन होते हैं। सदाहरित का मतलब होता है जो सदैव हरे भरे बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ का तापमान ज़्यादा होता है। जब तापमान ज़्यादा होगा तो वहाँ पर दोस्तों वर्ष में वर्षा भी दोस्तों बहुत ज़्यादा होती है। जब वर्षा ज़्यादा होती है वो भी 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, तो इस कारण क्या होता है कि वो हमेशा हरे भरे
बने रहते हैं। सदा रहित वनों के वृक्षों की विशेषता होती है कि ये वर्ष भर हरे बने रहते हैं। देखो वही बात मैं बोल रहा हूँ कि देखो नाम में ही है सदा हरित वन। सदा का मतलब होता है हमेशा हरे भरे, है ना। तो ये वर्ष भर हरे भरे बने रहते हैं। जैसे आपका आबनूस हो गया, एबोनी है, महोगनी है, रोजवुड है, नारियल है, ताड़ का वृक्ष है, बांस है, रबड़ है, व दोस्तों सिनकोना, इन वृक्षों के दोस्तों प्रमुख वृक्ष इसी कैटेगरी में आते हैं। आपने देखा होगा जैसे हालांकि आपने रबड़ है और आपने रोजवुड है, महोगनी है, आबनूस है, एबोनी बहुत ही कम वृक्ष देखे होंगे। ये तो आपके बड़े बड़े दोस्तों जो सदाबहार जो वृक्ष होते हैं वो बड़े बड़े जगहों आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन नॉर्मली आपको दोस्तों नारियल का वृक्ष आप लोगों ने देख लिया होगा, ताड़ भी देखा होगा और बांस भी देखा होगा। अगर हम आपको दोस्तों प्रैक्टिकली बताएं तो आपने बांस का वृक्ष देखा होगा कि बांस आपने देखा होगा 12 मास दोस्तों आपका हरा भरा बना रहता है ना। 12 मास आपका हरा भरा बना रहता है। और जहाँ पे दोस्तों आपके उष्णकटिबंधीय जो स्थान है वहाँ पर आप बांस देखेंगे तो और भी दोस्तों आपको हरे भरे देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये तो हो गया हमारा सदारहित वन। इसके बाद आता है हमारा आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। इसमें क्या है कि इस प्रकार के वनों में दोस्तों लगभग 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। और इन वनों में दोस्तों ऊंचे पेड़ों का अभाव होता है। मतलब ये ऊंचे पेड़ का मतलब अभाव, कमी होती, मतलब ज़्यादा ये ऊंचे नहीं होते हैं। इसके बाद आता है शुष्क पर्णपाती वन। ये वनस्पतियां लगभग 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में ये मिल जाती हैं। और इन वनों में दोस्तों ऊंचे पेड़ का अभाव होता है। ये भी दोस्तों आपके आर्द्र पर्णपाती वनों जैसे ही होते हैं, लेकिन वहाँ पे दोस्तों जो बारिश है दोस्तों थोड़ी सी 70 से 100 सेंटीमीटर यानी कि कम होती है। अब बात आती है दोस्तों पर्वतीय वन। आपने देखा होगा जो बड़े बड़े ऊंचे पर्वत होते हैं वहाँ पे दोस्तों भी हमारे जंगल टाइप्स के होते हैं, वहाँ पर भी दोस्तों पहाड़ों पर भी पेड़ पौधे होते हैं। तो लगभग 1500 मीटर तक की ऊंचाई तक आपके ये पर्णपाती वन मिलते हैं। जहाँ पर दोस्तों आपको देवदार के वृक्ष हो गए, स्प्रूस हो गया, फर हो गया, चीड़ का वृक्ष हो गया, ब्लू पाइन है आदि के दोस्तों छोटी छोटी पत्तियों वाले वन यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को सबसे ज़्यादा मिलेंगे। आप जितने भी पर्वतीय इलाके में जाएंगे, चाहे आप एमपी साइड चले जाओ, जो भी जहाँ पे भी आपके पहाड़ी इलाका है वहाँ पे आपको छोटी छोटी पत्तियों वाले पौधे मिलेंगे। हो सकता है आपको कुछ पौधे काफ़ी लंबे मिलेंगे लेकिन उनकी पत्तियाँ आपको छोटी मिलेंगी। अगला आता है दोस्तों हमारा ज्वारी वन। ये वन क्या होते हैं? ये वन आपके मुख्यतः उन भागों में मिलते हैं जहां दोस्तों नदियों का ताज़ा जल समुद्री जल से मिलता है। और इन वनों में दोस्तों आपके मैंग्रोव वन हो गया, सुंदरी है, कैजुराइना है, केवड़ा है, बेंदी आदि दोस्तों यहाँ पर दोस्तों ये वृक्ष आपको देखने को मिल जाते हैं। और ये दोस्तों आपके ज्वारीय क्षेत्र या इनको हम दोस्तों ज्वारी वन के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं। ये गंगा, गोदावरी, कृष्णा आदि के दोस्तों निम्न डेल्टाई भाग में पाए जाते हैं। जहाँ पे दोस्तों आप ये गंगा नदी का जो किनारा है या गोदावरी, कृष्णा आदि जो हमारे दोस्तों डेल्टाई भाग है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों ये वृक्ष आपको आसानी से देखने को मिल जाते हैं। अब हम दोस्तों पढ़ेंगे भारत के प्रमुख जलप्रपात। ये नोट करना और 110% मैं आपको सिक्योर बताऊंगा कि आपके एग्जाम में प्रमुख जलप्रपात से एक क्वेश्चन पूछा जरूर जाएगा। ये आपका बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ पे दोस्तों आपके मैं प्रमुख जलप्रपात बताऊंगा कि कौन सा जलप्रपात किस नदी के किनारे अवस्थित है और किस राज्य में है। तो यहाँ से दोस्तों आपसे या तो राज्य पूछ लेगा या तो आपसे नदी का नाम पूछ लेगा। इन्हीं दोनों में से आपसे ये दोस्तों प्रमुख जलप्रपात पूछा जाएगा। या आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि किस नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है। तो आपको जलप्रपात भी याद रखना है, आपको नदी भी याद रखनी है, आपको अपना राज्य भी याद रखना है। ठीक है, जो आपको याद है वो तो याद है ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जो याद नहीं है वो याद कर लेना। और मैं कुछ इंपॉर्टेंट जलप्रपात बताऊंगा कि जो अक्सर आपके एग्जाम में रिपीटेड रहते हैं, कई बार एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, उनको मैं स्टार बना के नोट कर दूंगा। तो वो आपको याद करना ही करना है 110%। मतलब वो आपको पढ़ के जाना है। बाकी अगर कुछ याद नहीं हो पाता है तो लेकिन वो जलप्रपात आपको याद कैसी भी कीमत पर होना ही चाहिए। जैसे हमारा दोस्तों पहला आता है दोस्तों जोग जलप्रपात, लेकिन अब इसको हम दोस्तों महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। इसको इंपॉर्टेंट लगाना प्यारे दोस्त, स्टार बना दिया है, यानी एग्जाम में दोस्तों ये आने का चांसेस रहेगा आपका। जोग जलप्रपात या आपसे देखो या तो महात्मा गांधी दे देगा अपडेटेड या तो आपको जोग पूछ लेगा, लेकिन मोस्टली जोग पूछता है। लेकिन दोनों याद रखना है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि नाम में बहुत ही चेंजमेंट है, जोग जलप्रपात या महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जलप्रपात या जोग जलप्रपात ये किस नदी पर स्थित है? तो आप कहोगे सर ये शरावती नदी पर स्थित है। अगर आपसे राज्य पूछा जाएगा कि जोग जलप्रपात किस राज्य में है तो आप कहोगे सर ये कर्नाटका में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में। क्लियर है, इंपॉर्टेंट है। अगला दोस्तों आपका चुलिया जलप्रपात। चुलिया जलप्रपात कहाँ पर है? तो ये दोस्तों आपका चंबल नदी के किनारे स्थित है और ये आपके कहाँ पर है? राजस्थान में है। चुलिया कहाँ पर है दोस्तों? राजस्थान में स्थित है। इसके बाद आता है हुंडरू जलप्रपात। ये इंपॉर्टेंट लगा लेना दोस्त।
हुंडरू जलप्रपात जो है ये आपका किस नदी पर स्थित है? ये आपका स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है और हुंडरू जलप्रपात जो है ये आपके झारखंड में स्थित है। कहाँ पर है दोस्त? आपको सर ये झारखंड में स्थित है। अगला है दोस्तों, इसको लगा लेना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात याद रखना, ये आपका दोस्तों नर्मदा नदी, और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, नर्मदेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश, तुरंत आपको याद आ जाएगा कि सर ये नर्मदा नदी जो है ये आपके मध्य प्रदेश में स्थित है, तो ये धुआंधार जलप्रपात भी आपका मध्य प्रदेश में ही स्थित है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर पूछा जाएगा तो नर्मदा बताना है। अगर धुआंधार जलप्रपात आपसे राज्य पूछेगा तो आपको मध्य प्रदेश बताना है। क्लियर है ना? चलिए, अगला आपका डुडुमा जलप्रपात। अब ये डुडुमा जलप्रपात कहाँ पर है भाई, किस नदी पर है? तो ये दोस्तों मच्छकुंड नदी पर है। कहाँ पर है? मच्छकुंड नदी पर स्थित है और ये आपके उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में है, दक्षिण भारत में है आपका डुडुमा जलप्रपात। क्लियर है? चलिए, अगला आता है दोस्तों हमारा सदनी या दोस्तों साडनी जलप्रपात। सादनी या दोस्तों साडनी जलप्रपात, ये दोस्तों आपका शंख नदी पर स्थित है। कहाँ पर है? शंख नदी पर। और ये शंख नदी कहाँ पर है? आपकी झारखंड में है। तो ये जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो आपको तो ये जलप्रपात जो है सदनी या साडनी जलप्रपात, ये आपका झारखंड राज्य में स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात स्टार बना के नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है भाई। शिव समुद्रम जलप्रपात कई बार एग्जाम में आया भी है। ये आपका कावेरी नदी पर स्थित है और ये कहाँ पे है दोस्तों? कर्नाटका में है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी के किनारे स्थित है और ये आपके कर्नाटक में स्थित है। दूध सागर जलप्रपात मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो भाई, ये आपका मांडवी नदी पर स्थित है। कहाँ पर है? मांडवी नदी पर स्थित है। और कहाँ पर है? ये गोवा पर, गोवा में स्थित है प्यारे भाई। दूध सागर जलप्रपात बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, दोनों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शिव समुद्रम, दूध सागर, जोग जलप्रपात। ठीक है ना? ये जलप्रपात आपको किसी भी कीमत पे याद होने चाहिए, जिस पे भी मैं स्टार नोट कर रहा हूँ। अगला आता है आपका गोकाक जलप्रपात। गोकाक जलप्रपात जो है ये आपके घाट प्रभा नदी के किनारे स्थित है और घाट प्रभा नदी आपकी कहाँ पर है? कर्नाटक में है। कहाँ पे दोस्त? कर्नाटक में। अगला आता है आपका कुचिकल जलप्रपात। कुचिकल जलप्रपात आपका किस नदी पर स्थित है? आपका आंसर होगा सर वाराही नदी पर स्थित है। और किस राज्य में है? तो ये भी आपका दोस्तों कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक में। अगला आता है आपका दसम जलप्रपात। ये मान लो आपके सारे जलप्रपात हैं। अगर आप अन्य गवर्नमेंट के एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो तो भाई ये जलप्रपात आपको नोट करके रखना है कॉपी में, ताकि आपको कभी भी अलग से कोई भी जलप्रपात पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इन्हीं जलप्रपात में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, अगर जलप्रपात से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है आपके अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है? दसम जलप्रपात आपका कांची नदी पर है और कांची नदी यानी कि झारखंड में स्थित है। अगला आता है दोस्तों हमारा चचाई जलप्रपात। चचाई जलप्रपात जो है ये आपका बीहड़ नदी पर है। कहाँ पर है? ये आपका बीहड़ नदी के किनारे स्थित है और ये आपका मध्य प्रदेश में। और देखो सबसे ज़्यादा जो आपके बीहड़ इलाके हैं ये आपके एमपी वगैरह में ही देखने को मिलेंगे, यूपी एमपी। तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है चचाई जलप्रपात। और चित्रकूट जलप्रपात तो पता ही है भाई कहाँ पे होगा? इंद्रावती नदी, इंद्रावती नदी के किनारे स्थित है, इंपॉर्टेंट लगा लेना। और ये आपका छत्तीसगढ़ में स्थित। अब ये नहीं करना कि चित्रकूट जलप्रपात है तो चित्रकूट में होगा ना भाई, ना, ये आपके छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है? अब देखिएगा भारत के प्रमुख जलप्रपात हो गए। मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट जरूर ले रहे होगे भाई। जरूरी नहीं कि मैं आपसे बोली स्क्रीनशॉट ले लो तभी लो, आप अपने हिसाब से भी ले सकते हो, ताकि आपको नोट्स भी बनाने हैं। ठीक है? और ये नोट्स आपके हमेशा काम आएंगे। आपके दोस्तों मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट भारत के प्रमुख जलप्रपात करा दिए, अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं आपसे पूछना है ना किसी से, केवल इतने आपको पढ़ के जाना है। ठीक है? अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके दोस्तों भूगोल का, और भूगोल से अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे टॉपिक से, छोटे छोटे पॉइंट से। ठीक है? अब यहाँ पे हम आपको दोस्तों वो परियोजनाओं के नाम बताएंगे जो अक्सर आपके एग्जाम में आती हैं, और वही परियोजना बताएंगे जो आपको दोस्तों एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगी। अगर आपके एग्जाम में भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से क्वेश्चन आता है तो मैं जो आज परियोजनाएं बताऊंगा इनसे बाहर एक भी परियोजना नहीं जाएगी। अगर क्वेश्चन परियोजनाओं से आएगा तो यही आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। परियोजना के नाम, किस नदी पर है और किस राज्य में है या किस केंद्र शासित प्रदेश में है। ठीक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट के लिए मैंने बताया, मैं स्टार बना दूंगा तो समझ जाना कि ये मुझे किसी भी कीमत में, किसी भी हाल में वो चीज़ मुझे याद करनी ही करनी है। जैसे अगला है दोस्तों हमारा भाखड़ा नागल परियोजना। यहाँ पे मैं दोस्तों स्टार बना दूंगा, इस परियोजना को नोट करना है, कैसे भी करके याद करना है आपको। क्वेश्चन कैसे आएगा मैं आपको बताता हूँ। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपका आंसर होगा सर सतलज नदी पर स्थित है। भाखड़ा नागल परियोजना किस राज्य में है? तो आपको आंसर ये पंजाब में है। कहाँ पे भाई? पंजाब में। क्लियर? नेक्स्ट, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य में स्थित है? आपका आंसर राजस्थान में है। किस नदी पर स्थित है? तो सतलज ब्यास नदी आपको बताना है। कभी कभी दोनों एक साथ मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आपको एक ऑप्शन याद मिले सतलज या ब्यास, तो आप कोई भी चूज कर सकते हो। अगला दोस्तों आपका सलाल परियोजना।
सलाल परियोजना आपका किस नदी पर स्थित है? तो सलाल परियोजना आपका दोस्तों चिनाब नदी पर स्थित है और ये आपके चिनाब नदी आपकी जम्मू कश्मीर हो जाएगी। चिनाब नदी पर स्थित और कहाँ पर हो जाएगी? जम्मू कश्मीर हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आता है दोस्तों हमारा स्वर्ण रेखा परियोजना। ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये लेकिन जितना इंपॉर्टेंट उतना आसान है। तो स्वर्ण रेखा परियोजना है तो ये आपके स्वर्ण नदी पर स्थित है। ये तो ये नदी याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस आपको ये झारखंड याद रखना है। कहाँ पे दोस्तों? आपको सर ये झारखंड में है। कहाँ पे है प्यारे दोस्त? आपको सर ये झारखंड में स्टार बना के नोट कर लेना इसको भाई। स्वर्ण रेखा परियोजना स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है और ये आपके झारखंड में है। क्लियर है? चलिए, अभी मैंने आपको बताया था शिवसमुद्रम जलप्रपात। जैसे शिवसमुद्रम जलप्रपात बताया था कर्नाटक, वैसे ही दोस्तों आपका शिवसमुद्रम परियोजना भी है आपकी। क्या दोस्तों? शिवसमुद्रम आपकी परियोजना भी है और ये परियोजना आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी भाई। जलप्रपात भी याद रखना और परियोजना भी। ये आपके कावेरी नदी पर स्थित है और कहाँ पे है? कर्नाटक में, शिवसमुद्रम। नेक्स्ट है मेट्टूर बांध, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। मेट्टूर बांध, मेट्टूर बांध कहाँ पे है आपका? ये कावेरी नदी पर स्थित है और ये आपके तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। दामोदर नदी घाटी परियोजना मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहाँ पर है? ये भी सिंपल है, दामोदर घाटी परियोजना, तो ये दामोदर नदी पर है। कहाँ पर है? दामोदर नदी पर। और ये आपके झारखंड और पश्चिम बंगाल। ठीक है, दो में से कोई भी एक स्टेट देगा तो आप चूज कर सकते हो ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगला दोस्तों सरदार सरोवर परियोजना। ये ऐसी परियोजना है दोस्तों, ऐसी कोई परियोजना इसमें बची नहीं है जो आपके एग्जाम में ना आई हो। सरदार सरोवर परियोजना, ये देखो सरदार सरोवर, सरदार नाम से समझ गए ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनकी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की मूर्ति कहाँ पे बनी है? आप कहोगे सर ये गुजरात में बनी हुई है। और तो जब गुजरात में बनी हुई है तो गुजरात तो ही हो गया। वही सरदार से क्या समझोगे आप? सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल। मूर्ति कहाँ पे है? गुजरात में। तो इनका दोस्तों परियोजना भी कहाँ है? गुजरात में। याद हो गया ना? नदी याद रख लेना आप, नर्मदा नदी है। क्लियर है? चलिए अगला दोस्तों दुलस्ती परियोजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो मेरे दोस्त इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दुलस्ती परियोजना कहाँ पर है भाई? चिनाब नदी। और अभी मैंने चिनाब नदी कहाँ बताई थी? जम्मू कश्मीर। तो दुलस्ती परियोजना आपकी कहाँ स्थित हो गई भाई? जम्मू कश्मीर में हो गई। क्लियर है ना? चलिएगा, अलमाट्टी बांध, भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अलमाट्टी बांध, इसको भी स्टार बना के नोट कर लेना। अलमाट्टी बांध जो है आपका किस नदी पर बना हुआ है? ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया था, तो आपका आंसर होगा सर ये कृष्णा नदी में स्थित है। कहाँ पर है? कृष्णा नदी पर। कहाँ पे? कर्नाटक में। मयूराक्षी परियोजना, ये ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मयूराक्षी परियोजना है ये आपका दोस्तों, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आपको याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मयूराक्षी परियोजना आपकी मयूराक्षी नदी पर ही स्थित है। कहाँ पर है? मयूराक्षी नदी पर स्थित है। तो याद करने में क्या दिक्कत है? याद कर लो। और कहाँ पे? झारखंड में है। टिहरी बांध परियोजना, भाई हजारों बार ये एग्जाम में आ चुका है, हजारों बार। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। मुझे लगता है आपके एग्जाम में कहीं यही ना क्वेश्चन पूछ लिया जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो। टिहरी बांध सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि किस नदी पर स्थित है, सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है। तो याद कर लो भैया, भागीरथी नदी पर बना हुआ है। टिहरी बांध कहाँ पर है? भागीरथी नदी। और कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में है। क्लियर है? उकाई परियोजना मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, हजारों बार एग्जाम में आया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपका दोस्तों ताप्ती नदी पर स्थित है उकाई परियोजना। और ये आपके कहाँ पर है? गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में। काकरापारा परियोजना, यह ज़रा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रख लो ये ताप्ती नदी पर ये भी है और ये भी आपका गुजरात में है। इडुक्की परियोजना, जैसे आपका टिहरी बांध वाला पूछा जाता है ना बहुत बार, ऐसे ही दोस्तों आपका इडुक्की भी पूछा गया कई बार एग्जाम में। इसको भी दोस्तों आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना है अपनी कॉपी में। इडुक्की परियोजना कहाँ पर है? केरल में है भाई। और ये पेरियार नदी, और देखो पेरियार नदी तो भी सब जानता है बच्चा बच्चा कि सर पेरियार तो केरल में है, पेरियार नदी तो केरल में है। और ये आपका पेरियार कहाँ पे? केरल में है। तो इडुक्की परियोजना कहाँ होगी? केरल। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो भाई इसको। ये परियोजना भाई याद कर लेना, और इतनी ही परियोजना जिस पे मैंने स्टार बनाया बस इतना नोट करना, इसके अलावा बिना स्टार वाली नोट मत करना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन परियोजना इन्हीं में से पूछ ली जाएगी। फरक्का परियोजना, इस पर स्टार बना लो भाई, ये गंगा नदी पर स्थित है और गंगा नदी यानी कि पश्चिम बंगाल हो जाएगी। नागार्जुन सागर परियोजना, भाई इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो भाई, ये भी बहुत बार पूछी है। नागार्जुन सागर परियोजना ये आपकी कृष्णा नदी पर स्थित है। कहाँ पर? कृष्णा नदी। और किस राज्य में? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ये दोनों स्टेट में से कोई एक स्टेट मिलेगा तो आप इसको चूज कर सकते हो। तो नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ पर है? कृष्णा नदी पर। और किस राज्य में है? तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश आपको बताना है। क्लियर है ना? चलिएगा, मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और भाई ये चीज़ें अगर आप क्लास में दोस्तों अगर देख रहे हो बिना स्किप किए, तो ये चीज़ें आपको याद भी हो रही होंगी, ऐसी बात नहीं कि याद ना हो। अगर आप क्लास देख रहे हो, चीज़ें सुन रहे हो मेरी बात, तो ये याद भी हो जाएंगी आपको। अब जैसे अगली आगे देखो तुंगभद्रा परियोजना, देखो जब तुंगभद्रा में नाम में ही तुंगभद्रा है ना, तो नदी में भी तुंगभद्रा है, तो याद करने में क्या दिक्कत है? आसानी से हो जाएगी। कहाँ पे है? कर्नाटका में है। तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना होगी बगलिहार, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। तुलबुल परियोजना आपका झीलम नदी पर स्थित है, हालांकि कम पूछी जाती है तुलबुल, लेकिन एग्जाम में आ जाती है कभी कभी।
तुलबुल परियोजना झेलम नदी के किनारे स्थित है और आपका जम्मू कश्मीर में है। और बगलिहार आपका चिनाब नदी है और कहाँ पे है दोस्तों, जम्मू कश्मीर हो जाएगी। क्लियर हो गई। तो भारत की दोस्तों प्रमुख नदी घाटी परियोजना है, मैंने जितनी भी आपकी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना बताई है प्यारे दोस्त, इससे ज़्यादा आपको कहीं और परियोजना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इतनी परियोजनाएं काफ़ी हैं, कोई भी एग्जाम दे लो। अगर एग्जाम में कहीं से भी परियोजनाओं से क्वेश्चन आता है तो इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जो मैंने आपको प्रमुख जलप्रपात बताए हैं इनको नोट करना है कॉपी में। भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में पढ़ना है। और अब मैं बताऊंगा भारत के प्रमुख ऊर्जा केंद्र के बारे में, ठीक है। और इनमें से भी आपको दोस्तों अपनी कॉपी में नोट करना भी। देखो नोट्स बनाने से ये रहेगा कि आप अपने हाथों से चीज़ें लिख रहे हो, वो चीज़ें आपको याद रहेंगी और आपके हमेशा काम आएंगी। समझ गए ना। और बाकी वीडियो तो आपको प्लेलिस्ट में हमेशा के लिए डला रहेगा, जब मन हो तो वीडियो से देख लो, ठीक है। देखो तारापुर मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो भाई, तारापुर महाराष्ट्र सबको याद होगा भैया, सबको याद होगा। जब भी हमने कंपटीशन के दौर में भाग लिया था ना, तो स्टार्टिंग में आपने दोस्तों ऐसे ही टॉपिक्स पढ़े होंगे। तो तारापुर महाराष्ट्र हो गया। कुडनकुलम कहाँ पे भैया, तमिलनाडु में है। कुडनकुलम ये आपके सारे क्या है, ये नाभिकीय ऊर्जा केंद्र हैं, ये आपके प्रमुख ऊर्जा केंद्र हैं। और ये किस राज्य में स्थित है उन पर चर्चा कर रहे हैं। नरौरा, नरौरा भैया इंपॉर्टेंट लगा लो भाई, इसको सबको पता होगा, यूपी में अपने। नरौरा कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। कैगा कहाँ पे है, तो कैगा आपका कर्नाटक में है। काकरापार, काकरापार कहाँ है दोस्तों, गुजरात में है। काकरापार कहाँ है, गुजरात में है। इसके बाद आता है तुम्हारा कलपक्कम, कलपक्कम कहाँ पर भैया, तमिलनाडु है। जैतापुर, जैतापुर कहाँ पे है दोस्तों, आपका महाराष्ट्र में है। रावत भाटा, रावत भाटा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा तो आप क्वेश्चन राजस्थान में है, इंपॉर्टेंट लगा लेना। रावत भाटा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में। जैतापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में। कलपक्कम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। इसके बाद आता है हमारे प्रमुख मरुस्थल एवं दोस्तों उनकी स्थिति के बारे में। यहाँ पर दोस्तों एक तरफ उनके नाम है दोस्तों और दूसरी तरफ उनकी स्थिति के बारे में वर्णन किया गया। जैसे आपका सहारा का मरुस्थल, देखो भारत के जितने भी प्रमुख मरुस्थल हैं भारत के, विश्व के सारे इसमें दिए गए हैं। कहाँ पर स्थित है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसको भाई जो मैं मरुस्थल बताऊंगा ऊपर केवल अपने नोट्स कॉपी में हेडिंग दे देना है, भारत के प्रमुख मरुस्थल, और मैं जो बता रहा हूँ उनको नोट करते चलना, ठीक है। सहारा का मरुस्थल नोट करना, स्टार बना के नोट कर लो इसको। सहारा मरुस्थल कहाँ पर है, तो ये आपके उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। कहाँ पर है, उत्तरी अफ्रीका में। इसके बाद आता है गिब्सन मरुस्थल, सिम्पसन मरुस्थल, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, ये आपके कहाँ के हैं दोस्तों, ये आपके ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में। गोबी मरुस्थल इंपॉर्टेंट लगा लो, गोबी मंगोलिया बहुत पूछा जाता है। गोबी मरुस्थल कहाँ पे, मंगोलिया और दोस्तों चीन में स्थित है, ठीक है। ये दोनों याद रखना है, दोनों में से एक मिलेगा ऑप्शन में, और ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेंगे क्वेश्चन। अगला आता है दोस्तों कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में है ना, और आपका नामीबिया में है, और दोस्तों बोत्सवाना में है। कहाँ पे है, बोत्सवाना में। तकला मकान, तकला मकान कहाँ पे दोस्तों, ये आपके सीक्यांग प्रांत, आपको सिंपली याद रखना है चाइना। तकला मकान कहाँ पे है, चाइना में। सोनोरान, सोनोरान कहाँ पे है दोस्तों, सोनोरान आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कहाँ पे है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। नामीब, नामीब कहाँ पे, नामीब मरुस्थल, देखो नाम में ही नामीब है और स्थान में भी नामीबिया है, तो याद करने में दिक्कत नहीं होगी, याद हो गया आपको, ठीक है। अगला दोस्तों थार मरुभूमि। अब थार का मरुस्थल भाई वो सहारा का था, ये थार का है, तो थार मरुस्थल उत्तरी पश्चिमी भारत और पाकिस्तान, क्लियर है। सोमाली मरुभूमि, मरु का मतलब मरुस्थल, तो ये देखो नाम में ही सोमाली और स्थान में क्या, सोमालिया, याद करने में दिक्कत, आसानी से याद हो गया, ठीक है। अगला दोस्तों आटाकामा, आटाकामा ये आपके चिली देश में है, उत्तरी चिली देश में। दस्त ए लुट, दस्त ए लुट क्या है दोस्तों, ये आपके पूर्वी ईरान का मरुस्थल है। पेंटागोनिया बहुत पूछा जाता है, पेंटागोनी स्टार बना के नोट कर लो। पेंटागोनिया मरुस्थल किस राज्य में स्थित, किस देश में स्थित है, तो अर्जेंटीना में है। पेंटागोनिया मरुस्थल किस देश में स्थित है, अर्जेंटीना में। क्लियर हो गई। भारत के प्रमुख मरुस्थल आपको मैंने याद करा दिए, सारे याद हो गए आपको, चलिएगा। अब मैं आपको बताऊंगा विश्व के देशों के परिवर्तित नाम, कि विश्व के दोस्तों जो ऐसे देश हैं उनका पुराना नाम क्या है और वर्तमान में दोस्तों इसका नाम क्या है। जैसे आपने अभी तक नाम सुना होगा सर जापान, जापान, हम बचपन से केवल जापान जापान बोलते आए हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि जापान का पुराना नाम क्या था। तो जापान का पुराना नाम दोस्तों निप्पन था। क्या नाम था, निप्पन था। आपने दोस्तों ईरान का नाम बचपन से सुना होगा सर, ईरान है, ईरान है, लेकिन ईरान का दोस्तों पुराना नाम क्या है, पर्सिया है। क्या नाम है, पर्सिया। लेसोथो, लेसोथो एक देश है, इसका पुराना नाम था दोस्तों वासुतोलैंड। क्या नाम था, वासुतोलैंड। इथोपिया, इथोपिया ये अभी वर्तमान में नाम बोलते हैं, लेकिन इसका पुराना नाम था दोस्तों अबिसीनिया। क्या नाम था, अबिसीनिया। अगला जैसे अभी मैंने आपको बताया था बोत्सवाना, बोत्सवाना बताया था, तो बोत्सवाना एक देश है, इसका पुराना नाम था बिचुआना लैंड। क्या नाम था, बिचुआना लैंड।
क्लियर है। लेकिन प्रेजेंट में दोस्तों इसको हम बोत्सवाना के नाम से जानते हैं। क्लियर है। चलिएगा अब मैं चलता हूँ आगे। अगला आता है दोस्तों आपका जाम्बिया। अब देखो जाम्बिया जो इसको हम पहले दोस्तों उत्तरी रोडोशिया के नाम से जानते थे। किसके नाम से? उत्तरी रोडोशिया। मलावी, मलावी को हम न्यासालैंड के नाम से जानते थे। नीदरलैंड, नीदरलैंड को हॉलैंड कहते हैं ना, हॉलैंड जा रहे हैं तो हॉलैंड बोले तो समझ जाना नीदरलैंड। बेलीज, बेलीज दोस्तों प्रेजेंट में बोलते हैं लेकिन इसका पुराना नाम था ब्रिटिश होंडारोस। जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे देखो सुना है ना, इंडिया जिम्बाब्वे का मैच भी होता है। तो जिम्बाब्वे का पुराना नाम था दोस्तों दक्षिणी रोडेशिया। क्या नाम था? दक्षिणी रोडेशिया। जायरे, जायरे को हम कांगो गणराज्य बोलते थे भैया। क्या बोलते थे? कांगो गणराज्य। ये तो पता ही होगा सभी आप लोगों को। अगला दोस्तों बांग्लादेश। हम बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान बोलते हैं क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा है ना। तो बांग्लादेश आप सभी जानते हैं। तो ये बांग्लादेश जो है आपका, ये पूर्वी पाकिस्तान इसको पुराना नाम था लेकिन इसको नया नाम बांग्लादेश रख दिया गया। मलेशिया को हम मलाया बोलते थे, मलेशिया, मलाया। जिबूती को हम फ्रेंच सोमालीलैंड बोलते थे। क्या बोलते थे? फ्रेंच सोमालीलैंड। लेकिन दोस्तों इसका प्रेजेंट नाम इसको हम जिबूती के नाम से जानते हैं। क्लियर है। आपकी दोस्तों प्रमुख देशों के जो अपडेटेड नाम थे वो क्लियर हो गए। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं के बारे में कि कौन सी सीमा रेखा है और वो किस देश के बीच स्थित है और उसका नाम क्या है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा सभी को याद भी होंगी लेकिन फिर भी आपका रिवीजन के तौर पर इसको मैं करा रहा हूँ। जैसे कि विश्व में आपके बहुत सारे देश हैं, अनेकों देश हैं और जिनके बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा होती है जो विवादों के कारण दोस्तों चर्चा में रही है। देखो सीमा रेखा किस लिए बनाई जाती है? जब कोई वाद विवाद होती है तब तब दोस्तों वो सीमा रेखा के अंतर्गत आ जाती है। जैसे मैं बात करता हूँ दोस्तों भारत और चाइना के बीच, भाई भारत और चाइना के बीच भी दोस्तों बहुत सारे विवाद होते रहते हैं। तो दोस्तों इसके बीच एक रेखा है जिसको नाम बोल दिया गया दोस्तों मैकमोहन रेखा, जो ये भारत और दोस्तों चीन को अलग करती है। भारत और चीन के जो बीच की रेखा उसको क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा। भारत इसे स्थायी राष्ट्रीय सीमा मानता है जबकि चीन इसे दोस्तों अस्थायी नियंत्रण रेखा मात्र ही मानते हैं। इसके बाद आती है दोस्तों मैगीनॉट रेखा। मैगीनॉट रेखा दोस्तों किन दो देशों के बीच है? तो दोस्तों ये मैगीनॉट रेखा का जो निर्माण है फ्रांस के प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किया गया था और यह फ्रांस की सीमा और जर्मनी और इटली से अलग करती है। और फ्रांस और इटली की जो सीमा है इसको हम दोस्तों अल्पाइन के नाम से जानते हैं, अल्पाइन। रेड क्लिप तो पता ही है भाई सभी को, भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है वो है दोस्तों रेड क्लिप रेखा। ठीक है। हिंडनबर्ग रेखा जो है दोस्तों ये आपके जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा है। रेड क्लिप जो लाइन है ये आपके भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को निर्धारण करती है, तो पता ही होगा। ठीक है, लेकिन आपको हिंडनबर्ग याद रख लेना है क्योंकि हिंडनबर्ग जो है दोस्तों ये आपके जर्मनी और पोलैंड के बीच की रेखा है। ठीक है, जर्मनी और पोलैंड के बीच की रेखा हो गई। ऐसी दोस्तों आपकी एक रेखा है 49वीं सीमांतर रेखा जो आपके संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच की सीमा को निर्धारण करती है। क्लियर है ना। तो आपको दोस्तों जो सीमा रेखा है अभी और भी हैं दोस्तों, आपको वो आप चाहो तो अलग से पढ़ लेना, लेकिन जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी जो आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात करूंगा दोस्तों भौगोलिक उपनाम के बारे में। ठीक है, क्योंकि विश्व के दोस्तों कुछ स्थान ऐसे हैं जो अपनी भौगोलिक स्थिति और जलवायु के कारण भौगोलिक उपनाम के नाम से पहचाने जाते हैं जो कि आपको निम्नलिखित हैं। जैसे कि यहाँ पे दोस्तों एक तरफ आपको दोस्तों देखने को मिलेगा स्थान और दूसरी तरफ है दोस्तों इनका उपनाम। ठीक है, कि इनको हम दोस्तों किस नाम से जानते हैं। अब क्वेश्चन कैसे आएगा पहले तो ये सुन लो। जैसे क्वेश्चन आएगा कि एड्रियाटिक की रानी किसे कहा जाता है, तो आपको ऑप्शन में चार ऑप्शन मिलेंगे, चारों देशों के नाम दे देगा, तो उसमें से जो सही होगा वो आपको चुनना होगा। जैसे एड्रियाटिक की रानी, तो एड्रियाटिक की रानी दोस्तों हम इटली को कहते हैं। इटली में एक स्थान है दोस्तों वेनिस, तो आपको चाहे तो स्थान दे सकता है, अगर स्थान ना दे के आपको नॉर्मली इटली भी दे सकता है ना, तो आपको याद रखना है। तो एड्रियाटिक की रानी किसे कहा जाता है, तो आपको सिर्फ वेनिस इटली को कहा जाता है। नील नदी का वरदान जो इंपॉर्टेंट होगा वो उस पर मैं स्टार बना दूंगा, वो आपको 110% याद रखना है आपको। ठीक है, नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है? मिस्र को कहा जाता है। मिस्र को हम नील नदी का वरदान कहते हैं। सात पहाड़ियों का नगर, तो सात पहाड़ियों का नगर किसे कहते हैं? रोम को कहते हैं। रोम शहर कहाँ पे आपका? इटली में। रोम कहाँ पर है? इटली में। क्लियर है। लौंग द्वीप, लौंग द्वीप किसे कहा जाता है? लौंग द्वीप, तो ये दोस्तों जंजीबार को कहते हैं। किसे बोलते हैं? जंजीबार को हम लौंग द्वीप के नाम से जानते हैं। इसका क्या दोस्तों उपनाम है? जंजीबार में स्थित है आपका लौंग द्वीप। सात पहाड़ियों का नगर कहाँ पे है? इटली में है। नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है? मिस्र को। लौंग द्वीप किसे कहा जाता है? जंजीबार को। ऐसे याद रखना है आपको। ठीक है, अगला दोस्तों लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, जिसको हम ड्रैगन, आपने देखा होगा भूटान, भूटान का आप लोगों ने झंडा देखा है, भूटान का झंडा देखा फ्लैग, उसमें देखा होगा आपने इस प्रकार से दोस्तों एक ड्रैगन बना होता है इस प्रकार से, है ना। इस प्रकार से आपका एक दोस्तों ड्रैगन बना होता है भूटान के झंडे में। तो ये जो ड्रैगन बना होता है इसी को हम बोलते हैं लैंड ऑफ थंडरबोल्ट ड्रैगन, या लैंड ऑफ ड्रैगन भी बोल सकते हैं, थंडर ड्रैगन। तो ये दोस्तों भूटान को है। किसको कहते हैं? भूटान को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लगा लेना। भूमध्य सागर की कुंजी, ये हम बोलते हैं जिब्राल्टर जल संधि को। जो जिब्राल्टर जल संधि है इसको हम भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं। पवित्र भूमि,
पवित्र भूमि किसे कहा जाता है? जेरूशलम, जो ईसा मसीह का जन्म स्थान है, जेरूशलम में इनका जन्म हुआ था, तो इसको हम पवित्र भूमि के नाम से जानते हैं। स्वर्णिम पैगोडा का देश, स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? तो ये म्यांमार को कहा जाता है। विश्व का, यहाँ पर बात किसकी हो रही? विश्व का, विश्व का दोस्तों चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? क्यूबा को। किसको कहा जाता है? क्यूबा को। नहरों का देश, सबसे ज़्यादा नहरें कहाँ हैं? तो दोस्तों से हम नहरों का देश बोलने लगे तो वो पाकिस्तान को कहते हैं। नहरों का देश किसे कहते हैं? पाकिस्तान को। ऐसे ही है दोस्तों आपका अंध महाद्वीप, अंध महाद्वीप किसे कहते हैं? अफ्रीका को। एम्पायर सिटी, एम्पायर सिटी किसे कहते हैं? न्यूयॉर्क को। न्यूयॉर्क को हम दोस्तों एम्पायर सिटी के नाम से जानते हैं। एम्पायर सिटी दोस्तों न्यूयॉर्क का क्या है? उपनाम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों, यूरोप का रोगी, यूरोप का रोगी किसे कहा जाता है? तो यूरोप का रोगी दोस्तों तुर्की को कहा जाता है, तुर्की को। यूरोप के खेल का मैदान, यूरोप के खेल के मैदान को क्या कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को हम यूरोप के खेल का मैदान कहते हैं। विश्व की रोटी की टोकरी, विश्व की रोटी की टोकरी किसे कहा जाता है? प्रेरीज को। प्रेरीज दोस्तों वन होते हैं, वहाँ पर दोस्तों उत्तरी अमेरिका में स्थित हैं आपको, इसलिए दोस्तों इसको विश्व की रोटी की टोकरी कहते हैं। 5 नदियों की भूमि, भाई 5 नदियों की भूमि किसे कहते हैं? पंजाब। नाम में ही दोस्तों पंच यानी कि 5, पंजाब। अरब सागर की रानी, अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? कोचीन को। अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? कोचीन को कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुकी हैं। लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लीस, लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लीस किसे कहा जाता है? दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। एमराल्ड द्वीप, एमराल्ड द्वीप किसे कहा जाता है? आयरलैंड को। लिली का देश, लिली का देश किसे कहते हैं? कनाडा को कहते हैं। ग्रेनाइट सिटी, ग्रेनाइट सिटी किसे बोलते हैं? एबरडीन, एबरडीन आपका एक शहर का स्थान है जो कि आपके स्कॉटलैंड में स्थित है, तो इसको हम ग्रेनाइट सिटी बोलते हैं। अगला आपका निरंतर बहने वाले झरनों का शहर, तो वो है आपका क्वीटो। क्वीटो कहाँ पर? आपका इक्वाडोर में। गोरों की कब्र, गोरों की कब्र किसे बोलते हैं? गिनी तट को। कॉकपिट ऑफ यूरोप, ये दोस्तों बेल्जियम को कहते हैं, इसका उपनाम है कॉकपिट ऑफ यूरोप। आंसुओं का प्रवेश द्वार, आंसुओं का प्रवेश द्वार कहते हैं बाब अल मंदेब जलसंधि को। यूरोप के बारूद का पीपा, यूरोप के बारूद का पीपा किसको कहते हैं? बाल्कन को। इंग्लैंड का बगीचा, इंग्लैंड का बगीचा किसे कहते हैं दोस्तों? कैंट को कहा जाता है इंग्लैंड का बगीचा। 1000 हाथियों का देश, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो, 1000 हाथियों का देश लाओस को कहते हैं। किसको? लाओस को। पिलर्स ऑफ हरक्यूलस, ये आपके जिब्राल्टर जल संधि को कहते हैं। पवन चक्कियों की भूमि किसे कहते हैं? नीदरलैंड को। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी पवन चक्की, जहाँ पर सबसे ज़्यादा पवन चक्की हैं तो वो पवन चक्की की भूमि के नाम से जानते हैं नीदरलैंड को। क्लियर है? ये दोस्तों आपके विभिन्न देशों के उपनाम याद हो गए। अब मैं बताऊंगा आपको विश्व के प्रमुख घास के मैदान की, विश्व के प्रमुख घास के मैदान से संबंधित क्वेश्चन आते हैं कि कौन से घास के मैदानों को हम दोस्तों किस नाम से जानते हैं। दोस्तों मैंने अपने व्हाट्सअप चैनल का लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे दोस्तों ऐसे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रहते हैं वो मैं ट्रिक के साथ आपको अपने व्हाट्सअप ग्रुप में डाल देता हूँ। व्हाट्सअप चैनल है, उसको फॉलो कर लो। वहाँ पर क्या रहता है, उसको जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जैसे विश्व के प्रमुख घास के मैदान, इसको ट्रिक से कैसे याद रखना है ना। आपके जो बहुत देसी नदी घाटी परियोजना है, आपके प्रमुख जलप्रपात है, इनको ट्रिक से कैसे याद रखना है जिससे कम समय में आपको दोस्तों चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा याद हो सके। तो वो सारी चीज़ें आपको मैं अपने व्हाट्सअप चैनल पर प्रोवाइड कराता हूँ। तो व्हाट्सअप चैनल पर वो सारी चीज़ें मिलेंगी। और PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, और ऐसे ही दोस्तों ट्रिक वाले नोट्स लेने तो आप व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उसको जाकर ज्वाइन कर लेना। यहाँ से दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको याद करने में आसानी मिलेगी। हालांकि मैं इस चीज़ सारी डाल चुका हूँ, लेकिन फिर से मैं दोबारा से इसमें अपडेट कर दूंगा। जैसे ये सवाना दोस्तों, ये घास का मैदान है, ये कहाँ पर स्थित है? तो सवाना, अफ्रीका के घास के मैदानों को हम दोस्तों सवाना कहते हैं। ब्राज़ील के घास के मैदानों को हम कंपोस्ट कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। वेनेजुएला के जो घास के मैदान है उसको हम दोस्तों लानोस के नाम से जानते हैं। पंपास बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, पंपास पूछा जाता है। सवाना ये बहुत पूछे जाते हैं। ये आपके उरुग्वे है, ब्राज़ील है, अर्जेंटीना यहाँ पर है। प्रेरी, प्रेरीज दोस्तों आपके दोस्तों हैं, ये आपके प्रेरी घास के मैदान है। डाउन्स है, उत्तरी अमेरिका में है ना। वेल्डस है आपका दक्षिणी अफ्रीका में। स्टेपी बहुत पूछा जाता है। स्टेपी आपका मध्य एशिया एवं पूर्वी यूरोप का है। पुस्टाज आपका हंगरी का है। डाउन्स इंपॉर्टेंट लगा लेना भाई। डाउन्स कहाँ का दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया का है। तो डाउन्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। प्रेरीज कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरी अमेरिका में। पंपास कहाँ पाए जाते हैं? उरुग्वे में, ब्राज़ील में, अर्जेंटीना में। स्टेपी आपके मध्य एशिया एवं दोस्तों पूर्वी यूरोप में पाए जाते हैं। क्लियर है? केवल इतने याद रखने, इतने ही प्रमुख घास के मैदान है, बस इससे ज़्यादा नहीं है। अब याद करना कैसे है? कुछ नहीं करना है, इसके लिए भी ट्रिक मैंने इसमें डाल रखी है ग्रुप में है। बाकी मैं और भी अपडेट कर दूंगा। बाकी 2 बार 3 बार पढ़ो, ऑटोमेटिक चीज़ें याद होंगी भाई। एक बार पढ़ने से थोड़ी कुछ होगा भाई, प्रैक्टिकली चीज़ें लाओ, 2 से 3 बार पढ़ो, ऑटोमेटिक चीज़ें याद हो जाएंगी। अब मैं बताऊंगा आपको विश्व जनसंख्या एवं दोस्तों नगरीकरण के बारे में। देखो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? पहला इंपॉर्टेंट, सभी को पता है सर, 11 जुलाई को मनाते हैं विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या के 5 अरब पार करने पर सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों का क्रम, जिसमें दोस्तों सबसे पहला स्थान आ गया भारत का। पहले चाइना का आता था, सेकंड पे भारत था, लेकिन भारत अब आगे आ गया।
भारत है, चीन है, फिर अमेरिका है, फिर इंडोनेशिया है, फिर पाकिस्तान, इसके बाद नाइजीरिया और इसके बाद ब्राज़ील। सबसे कम जनसंख्या वाले देश में जाते हैं तो वेटिकन सिटी है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप पूछा जाएगा तो एशिया महाद्वीप। और धर्म के आधार पर विश्व जनसंख्या में तो वो आपका सबसे ज़्यादा ये लोग ईसाई लोग हैं, फिर मुस्लिम हैं, फिर हिंदू हैं, इसके बाद दोस्तों आपके बौद्ध धर्म के लोग हैं। तो धर्म के आधार पर विश्व जनसंख्या में सबसे ज़्यादा कौन से लोग हैं? ईसाई लोग, क्रिश्चियन लोग जिनको कहते हैं। आप विदेशों में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा दोस्तों आपको ईसाई धर्म के लोग मिलेंगे, सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन आप लोग जानते होंगे, ठीक है। अब आगे देखो, अगला आता है हमारा न्यूनतम जनसंख्या वाला वृद्धि वाला महाद्वीप। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला महाद्वीप ये आपका कहाँ पर है? यूरोप में। सर्वाधिक जनघनत्व वाला महाद्वीप कौन सा? ये आपका एशिया द्वीप है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र पूछा जाएगा तो ग्रीनलैंड बताना है। ये आपके सारे वन लाइनर बता रहा हूँ और इसको चाहो तो नोट करना चाहो कर सकते हो। सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा वाला देश कौन सा है? तो ये जापान हो जाएगा। सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या यूरोप है। सर्वाधिक नगरीकृत देश सबसे छोटा है सिंगापुर आपका, ठीक है, ये आपका नगरीकृत देश है। इसके बाद आता है न्यूनतम नगरीकृत देश त्रिनिदाद एवं टोबैगो है। सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप कौन सा है? यूरोप हो जाएगा। सर्वाधिक नगरीकृत प्रतिशत वाला क्षेत्र पूछा जाएगा तो उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा नगर पूछा जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वो है दोस्तों आपका संघाई कहाँ पे पड़ता है? आपका चाइना में। क्लियर है। अब यहाँ से जानेंगे प्रमुख भौगोलिक खोज एवं दोस्तों इनके खोजकर्ता। यहाँ से पूछा जाता है जैसे अमेरिका की खोज किसने की? सबको पता है, कोलंबस ने, ठीक है। भारत की खोज किसने की? भाई वास्को डी गामा ने की है। अलास्का की खोज किसने की है? वेटस बेरिंग और दोस्तों जॉर्ज स्टेलर ने। दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की है? रोवाल्ड एमंडसन ने की है। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की है? रॉबर्ट पियरी ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले स्टार वाले, ठीक है। अंटार्कटिका की खोज किसने की है? भाई ये जेम्स कुक ने की है, ठीक है। ये आपके प्रमुख भौगोलिक खोज हैं और अक्सर अमेरिका का, भारत का, दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव ये बहुत पूछे जाते हैं। क्लियर है। चलिए अब और भी जैसे आपका ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की? तो दोस्तों ये जेम्स कुक एवं तस्मान ने की है, ठीक है। ग्रीनलैंड की खोज किसने की? एरिक द रेड ने। वेस्ट इंडीज ये भी पूछा जाने लगा, ये भी कोलंबस ने है। कोलंबस ने अमेरिका और वेस्ट इंडीज की खोज कोलंबस ने ही की है, ठीक है। कैप ऑफ गुड होप ये भी लगा लो, बार्थोलोम्यू डियाज नाम सुना है ना? बार्थोलोम्यू डियाज ने दोस्तों केप ऑफ गुड होप की खोज की थी, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद आती है दोस्तों विश्व की जनजातियाँ। ये हमारा दोस्तों अंतिम पॉइंट है। इसके बाद ये हमारा पूरा भूगोल कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। आज हमारी दोस्तों थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। विश्व की जनजातियाँ जैसे कि पिग्मी जनजाति के लोग कहाँ पर निवास करते हैं? कौन से क्षेत्र में? तो दोस्तों ये कांगो बेसिन में रहते हैं। पिग्मी जनजाति है। बोरो जनजाति के लोग ये दोस्तों अमेजन बेसिन में दोस्तों ये निवास करते हैं। सकाई जनजाति के लोग मलाया प्रायद्वीप में निवास करते हैं। पपुआन जनजाति के लोग ये पापुआन से दोस्तों पापुआ न्यूगिनी क्षेत्र है वहाँ पे दोस्तों निवास करते हैं। ये तो याद ही हो जाएगा आपको, ठीक है। अगला दोस्तों बुशमैन दोस्तों एक जनजाति है दोस्तों कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। बद्दू जनजाति आपकी अरब मरुस्थल में है। मसाई जनजाति जो आपके दोस्तों केन्या हो गया, तंजानिया है, युगांडा है ना, युगांडा में भी दोस्तों आपकी ये स्थित है। खिरगीज एक जनजाति है, ये आपके किर्गिस्तान में है और मध्य एशिया में, ये बहुत पूछा जाता है। कुर्द जनजाति जो है आपके ये ईरान में और दोस्तों इराक में रहती है। रेड इंडियन बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो अब तक का दोस्तों एग्जाम में ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएगी, सबसे ज़्यादा दोस्तों ये बार पूछा गया रेड इंडियन। और रेड इंडियन दोस्तों आपके उत्तरी अमेरिका में है। कहाँ पर भैया? उत्तरी अमेरिका में। रेड इंडियन जनजाति कहाँ पाई जाती है? उत्तरी अमेरिका में। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। हालांकि दोस्तों ये होम गार्ड के हिसाब से बेस्ट सारी चीज़ें हैं, मतलब आपका पूरा बेसिक आपको इस बुक में दिया गया है। जिसको भी लगता है कि मुझे जीएस में कुछ नहीं आता है, भाई इस बुक को एक बार पढ़ लेना, आपका सारा बेसिक दूर हो जाएगा हमेशा के लिए। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। सारी चीज़ें आपको क्लियर स्पष्ट दी गई हैं इसमें, और बाकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी दिए गए हैं, ठीक है। तो बाकी दोस्तों ये हमारा भूगोल वाला टॉपिक था। थ्योरी का जितना वो मैंने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद दोस्तों हमारे आएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और कल ये हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज की क्लास में नहीं कराएंगे, लगभग 1 घंटे की क्लास हो ही चुकी है हमारी। बाकी इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। अगर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे ना तो लगभग कितने क्वेश्चन होंगे इसमें लगभग आपके ओनली देखो 64 क्वेश्चन है, मतलब है कि 64 क्वेश्चन है इस बुक में आपके। हालांकि इन्होंने प्रैक्टिस के लिए बहुत ही कम क्वेश्चन दिए हैं भूगोल में। हिस्ट्री में तो खैर काफ़ी अच्छे क्वेश्चन दिए थे। थोड़े से क्वेश्चन अगर ये और दे देते तो थोड़ा और बेटर रहता। खैर कोई नहीं, जितने हैं उनको उतना तो कवर कर ही लेंगे हम लोग, और बाकी आपको थ्योरी में तो मैंने करा ही दिया है, ठीक है। तो कल जो है इसका प्रैक्टिस स्टार्ट कराऊंगा। तो मैंने भूगोल आज कंप्लीट कर ली अपनी, और भूगोल की मेरी जितनी भी क्लासें हुई हैं मैंने सारी प्लेलिस्ट में डाल रखी हैं। भूगोल की कोई भी एक सिंगल क्लास मत छोड़ना। आज ही दोस्तों उसको 2 गुनी 3 गुनी स्पीड में कैसे भी करके सारे वीडियो देख लो, और कल इसका दोस्तों 64 क्वेश्चनों का मैं प्रैक्टिस स्टार्ट कराऊंगा, और उसमें देखूंगा कि आप लोग कितना स्कोर कर पा रहे हो।
मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग 100% अपना स्कोर करने की कोशिश करिएगा। और बाकी दोस्तों सारे क्वेश्चन आपको उसी थ्योरी से रिलेटेड सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए रहेंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी सेशन आज का कैसा रहा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और 1 घंटे की क्लास आपको ज़्यादा सही लगेगी, इससे हमारा सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट होगा, ठीक है। तो ये मान लो भूगोल आपका कंप्लीट ही है, बस एक प्रैक्टिस सेट लाना है इसके लिए, और इसके बाद सीधे आपका जो भी टॉपिक होगा उसको हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो चलेगा दोस्तों, बाकी आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जो भी लोग नई क्लास नए भी साथी हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और भाई सपोर्ट करो भाई ज़्यादा से ज़्यादा। अगर मेरा सपोर्ट ज़्यादा रहेगा आप लोगों के प्रति, आप लोगों का विश्वास रहेगा मुझ पर, तो मैं दोस्तों और भी बेहतर आप लोगों के लिए कुछ कर सकता हूं। तो प्लीज़ मुझे बेहतर से बेहतर बनाने के लिए आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। और आप लोग भी अपने अपना ही चैनल समझो कि भाई ये मेरा ही चैनल है, बस अपना चैनल समझकर काम करोगे ना, तो अपना एक फैमिली के अकॉर्डिंग, तो दोस्तों ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए भी हमारे लिए भी। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। और जो साथी हमारे अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं पीडीएफ के लिए, तो भाई जुड़ जाओ भाई, पीडीएफ सब कुछ फ्री रहता है वहाँ पे, जो भी मिलता है। व्हाट्सअप चैनल को फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लो, ठीक है। सारी लिंक मैंने दे रखी है भाई, ये कहने वाली बात नहीं है, बाकी आप इसको फॉलो कर सकते हो भाई, ठीक है। आपके लिए दोस्तों बेनिफिट रहेगा इससे, ठीक है। बाकी मिलता हूँ दोस्तों आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। और बाकी जो भी रिक्वायरमेंट हो कमेंट बॉक्स में डाल देना, समय मिलते ही आपको रिप्लाई जरूर दूंगा भाई। देखो मैं हर एक भाई का रिप्लाई देता हूँ, हर एक का भाई। मैं चाहता बड़ा कोई यूट्यूबर तो हूँ नहीं भाई। आपने देखा होगा जितने भी आपके बड़े बड़े यूट्यूबर होते हैं, आप उनको कमेंट डाल देते तो भाई कमेंट में लाइक भी नहीं करते हैं आपकी, ना ही वो देखते हैं भाई, इतना समय नहीं रहता। लेकिन मैं कैसे भी करता हूँ, मैं फ्री टाइम में जब भी फ्री रहता हूँ हमेशा पहले कमेंट देखता हूँ भाई, किसकी क्या राय है, क्या कमेंट आ रही है, इसके बाद मैं रिप्लाई उसका ज़रूर करता हूँ भाई। कमेंट भाई कोई भी हो भैया, चाहे मैं नहीं सोचता हूँ कि भाई कमेंट का रिप्लाई ना दूँ, नहीं, सबका रिप्लाई देता हूँ, चाहे टेलीग्राम हो या आपका यूट्यूब हो। कमेंट के मामले में मैं भी हर एक की कमेंट देखता हूँ भाई। प्लीज़ आप लोग बस सपोर्ट करते रहिएगा। बाकी आप लोगों को जो भी रिक्वायरमेंट होगी मैं हर एक चीज़ आप लोगों के लिए फॉलो करूँगा, ठीक है। तो बाकी आप लोगों सभी लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप सभी को जय हिंद, जय भारत।